हमारा टॉपिक है की स्टेक होल्डर इन अ बिजनेस। बिजनेस में जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं हम उन्हें कहते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है। यहाँ बात ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन अगर उनका इंटरेस्ट या स्टेक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के साथ या ऑपरेशन से जो आउटकम अचीव होते हैं उनके साथ जुड़ा है तो उन्हें स्टेक होल्डर कहते हैं। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्या नहीं करती, करने से ना करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर उससे कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस होते हैं, इफेक्ट होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? स्टेक होल्डर। ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट से आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस अगर बारिश होने की वजह से क्लासेस कैंसिल कर देता है तो आप लोग इम्पैक्ट होंगे। कुछ लोग पॉजिटिवली होंगे, कुछ लोग नेगेटिवली होंगे। पॉजिटिवली कि चलो यार एक दिन की छुट्टी हो गई, आराम कर लेते हैं, कल भी किया था आज भी करते हैं। और नेगेटिवली यार कि आज के दिन पढ़ाई नहीं हुई। ठीक है। तो आप लोग भी स्टेक होल्डर्स, जरा सा भी इम्पैक्ट होगा। अगर कोई इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा, लेट से अगर कोई लोकल स्कूल है कराची में, अगर वो बंद हो जाता है परमानेंटली, नहीं अल्लाह ना करे किसी का बिजनेस क्यों बंद करे, अगर लेट सपोज बारिश की वजह से वो बंद हो जाता है तो आपको फर्क पड़ेगा? आपको तो पता भी नहीं होगा। इसका मतलब है आप उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स नहीं हो। छुट्टी हो जाती है, क्लास नहीं होती है, एडमिन अगर काम पर आ भी जाता है तो वो क्या करेंगे? ठंड मचाएंगे। वो कहेंगे कि यार आज तो फिर हमें कोई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, जूम की आईडी शेयर करने की जरूरत नहीं है, बच्चों के जो इश्यूज है वो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आज हम क्या करेंगे? चिल करेंगे, बारिश एंजॉय करेंगे। तो वो भी कौन हो गए? स्टेक होल्डर्स। जो ओनर्स हैं वो कंसर्न हो जाएंगे, यार क्लासेस कैंसिल हो रही हैं तो कोर्स आगे जा सकता है, इससे नेगेटिव फीडबैक बन सकता है, हम कस्टमर्स लूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन होंगे? ओनर्स होंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा पेरेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक प्रोविंशियल छुट्टी होती है, एक आपके पास फेडरल छुट्टी होती है। अगर आपके पास फेडरल गवर्नमेंट की छुट्टी हुई है और लेट से आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है वो ऑपरेट कर रहा है, और अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा ही देख लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना इजहार करेगा वाया नोटिस कि अगर आप हमारे जो है नोटिस को देखेंगे नहीं या अगर आप हमारे अनाउंसमेंट पे अमल नहीं करेंगे तो फिर बाकी इंस्टीट्यूट पे भी बुरा असर पड़ सकता है। सिमिलरली अगर वो प्रोविंशियल छुट्टी है, अगर हमें नोटिस भेजता है तो उसका मतलब ये है कि वो भी हमारी एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। देन तो ये आपके पास कुछ की स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। अब इस टॉपिक में हम देख लेते हैं हमारे पास की स्टेक होल्डर्स होते कौन कौन। हमारे पास लाइन से चलते हैं। सबसे पहले जो स्टेक होल्डर है उनका नाम है ओनर्स। ठीक है। ओनर्स सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं क्योंकि इनका बिजनेस में सबसे बड़ा स्टेक होता है। अगर बिजनेस होगा तो फिर इनका स्टेक होगा, बिजनेस नहीं होगा तो इनका स्टेक खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेक होता है। ठीक है। ओनर्स की अगर कैटेगरीज की बात करें अभी समझने के लिए, तो तीन तरीके के बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं: सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। तो जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी बिजनेस में 100% ओनरशिप होगी, तो इसका मतलब यह है कि उसका 100% बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसका स्टेक सबसे ज्यादा है। पार्टनर्स की बात करें, अगर दो पार्टनर्स हैं 50-50% प्रॉफिट एंड लॉस स्प्लिट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों पार्टनर का 50-50 स्टेक होगा। मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स जो है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर लेट सपोज वो 10%, 5%, 1%, 0.5% अगर ओनर है कंपनी के, तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी को नुकसान होता है तो इनको कितना नुकसान होगा? जितने इनकी परसेंटेज शेयर कंपनी में मौजूद है। ठीक हो गया। ओनर्स एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स, जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स बचते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका स्टेक क्या हो सकता है कि हर साल कंपनी में प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा हो। तो इंस्टेड मैं कह सकता हूं ये चाहते हैं प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज्ड हो। अगर पिछली बार प्रॉफिट हुआ है तो उससे ज्यादा ही हो, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे भी ज्यादा हो, तो द टर्म इज मैक्सिमाइज्ड। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कितना चाहिए, जितना भी मिलता है हमारी उससे ज्यादा ही उम्मीद होती है। हम चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो चाहते ओनर्स बिल्कुल चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटर का ओनर होगा 100% उसका होगा, पार्टनर्स का होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना स्प्लिट में आपको ज्यादा परसेंटेज प्रोपोर्शन मिलेगा। स्टेक होल्डर को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता प्रॉफिट्स में, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रॉफिट्स हो, क्योंकि देयर इज अ चांस कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो कभी ना कभी डिविडेंड मिल जाएगा, तो प्रॉफिट्स में ये सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो इनका स्टेक हो गया।
सर व्हाट अबाउट कैपिटल? भाई देखो, एक सोल प्रोप्राइटर है, वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो देयर इज अ चांस कि वो ज्यादा प्रोपोर्शन बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर सकता है। उसने सोचा कि मेरा जो भी प्रॉफिट होगा, मैंने सोचा ये कि मैं बिजनेस में 50% री इन्वेस्ट कर दूंगा, 50% घर ले जाऊंगा, उसकी एक सोच है। तो अगर उसको प्रॉफिट 50 लाख का होता है तो 25 वो घर ले जाएगा, 25 बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा, तो बिजनेस का 1 करोड़ का था, कितने का हो गया? 1/25 का। तो उसका कैपिटल इंक्रीज कर गया। तो अगर उसका प्रॉफिट 1 करोड़ का होता है तो घर कितने लेके जाएगा? 50। और बिजनेस में कितना इन्वेस्ट होगा? 50। तो इस बार इसका इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है, तो इसका बिजनेस का कैपिटल ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चाहता है कि इसका कैपिटल इंक्रीज करें। दूसरा, कि अगर पार्टनरशिप है या शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स हैं, वो चाहेंगे कि उनकी बिजनेस में ओनरशिप प्रोपोर्शन बढ़ जाए। भाई अगर लेट सपोज एक बंदा 40% बिजनेस में शेयर लेके बैठा है, तो वो चाहेगा ना यार कि 50% से अबव हो जाए, ताकि सारे डिसीजन मेकिंग मैं सेंट्रली कर सकूं। तो वो कोशिश करेगा कि यार वो 11% शेयर में खरीद लूं, जिसकी वजह से मेरी ओनरशिप एब्सोल्यूट हो जाए। तो वो क्या चाहेगा कि मेरी ओनरशिप बढ़ जाए, मेरी ओनरशिप डायल्यूट ना हो। तो वो चाहेगा बिजनेस में ओनरशिप बढ़े। सोल प्रोप्राइटरशिप का तो मसला ही नहीं है, पूरा 100% बिजनेस का है। पार्टनर्स में क्या चाहेंगे? जो एक पार्टनर को चाहेगा कि मेरा प्रोपोर्शन ज्यादा हो, ताकि मेरी जो है वो डिसीजन मेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। सही है। सिमिलरली स्टेक होल्डर भी क्या चाहेंगे कि उनका प्रोपोर्शन बिजनेस में ज्यादा हो, उनका जो शेयर है वो ज्यादा हो, जिसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है। अगेन रिपीट करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीमेंट इन कैपिटल, सही है, और इनके जो प्रोपोर्शन ओनरशिप जो है वो बढ़ जाए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, वो नहीं चाहते कि बिजनेस सिर्फ सरवाइव करे, बल्कि वो चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो भी करे, एक्सपेंड भी करे। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल है? जब इनका कैपिटल साइज इंक्रीज कर जाएगा। ओनर समझ आ गए? आ जाते हैं एम्प्लॉयज पे। एम्प्लॉयज वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका बिजनेस में स्टेक ये मौजूद होते हैं। नंबर 1, पहला स्टेक इनका होता है सैलरी, बेसिक पे, रेम्यूनरेशन। वो चाहेंगे कि उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिले। प्रॉपर का मतलब ये है कि टाइमली बेसिस पे उनको बेसिक सैलरी मिले, साथ ही साथ उनकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट्स भी होते रहे। वो चाहेंगे कि उन्हें टाइम एंड अगेन बोनसेस मिले। कैश बोनसेस का तो तुम्हें पता ही होगा। तुम्हें शेयर बोनसेस का पता है? समटाइम्स ये होता है कि कंपनी कहती है यार कि एम्प्लॉयज को बोनस के तौर पे शेयर्स दे दो कंपनी में। तो शेयर्स का क्या फायदा हो जाएगा? लेट्स सपोज कि एम्प्लॉय XYZ, उसको कंपनी ने लेट से 7,000 शेयर्स दे दिए, और एक शेयर जो था वो लेट सपोज था 10 रुपए का। तो कितने शेयर्स दे दिए? 70,000 रुपए के शेयर्स दे दिए। 70,000 के शेयर्स दे दिए। एम्प्लॉय ने बोला यार ये क्या, कैश बोनस नहीं दिया, 70,000 के शेयर दे दिए, तो यार बेच के 70,000 रुपए ले लो। और सबसे बड़ी बात है, अगर तुम्हें अभी नीड नहीं है तो फायदा है। ये तो वो इन्वेस्टमेंट है कि आगे जाके ग्रो करेगी। अभी 70 है, आगे जाके 80 हो जाएंगे। 70,000 दे देता तुम बैंक में रख देते, वैल्यू टाइम वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से डेप्रिशिएट हो जाते। यहाँ तो कम से कम चांसेस है कि शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर आगे फ्यूचर में बेचोगे तो शायद वो 80 का हो, 90 का हो, 1 का हो, कौन कह सकता है कि कितना हो सकता है। तो नीचे जा सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ना कंपनी के शेयर ऊपर ही जाते हैं। लेट से 10 साल में 2 दफा नीचे गए, 8 दफा ऊपर गए, तो एग्रीगेट ऊपर ही जाते हैं। सही, तो लॉन्गर टर्म में कंपनी ऊपर ही जाती है। जो कंपनी बहुत ज्यादा नीचे जाती है ना, बंद हो जाती है। बिजनेस इसका रूल है। तुम्हारे इर्द गिर्द में अक्सर तुम लोग ये सुनते होगे। अच्छा सवाल है कि यार धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। साफ सी बात बताऊं, झूठ बोल रहे हो। हाँ, मंदी है। तो यार सिंपल सी बात है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर जिसका बिजनेस नहीं चलता ना, वो बिजनेस बंद कर देता है। कोई भी लॉस मेकिंग बिजनेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। साफ सी बात है। वो चाह रहा है कि तुम्हें बताए नहीं, क्योंकि तुम पैसे से ना मांग लो। हर बंदे को ये लगता है ना कि सामने वाला बंदा पैसे मांगने के लिए बैठा है, तो कहता है ही नहीं, सीधा सीधा झूठ बोल रहा है ही नहीं। तो खैर ये एक फिनोमेना, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बात समझ आ गई आपको एम्प्लॉयज की, कि उनको कैश कैश बोनस भी मिल सकता है, उनको शेयर बोनस भी मिल सकता है। फिर वो चाहेंगे उनके पास एक प्रॉपर पेंशन प्लान हो, कि लेट सपोज जब वो रिटायर हो रहे हो तो उनके पास कोई प्रोविडेंट फंड, कोई ग्रेचुइटी, इस तरीके की कोई अमाउंट मौजूद हो जो उनको रिटायरमेंट के बाद मिल जाए और उनकी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। फिर ये तो हो गई बात पे की। मॉनेटरी टर्म्स की बात हो गई। व्हाट अबाउट नॉन मॉनेटरी टर्म्स? वो चाहेंगे कि यार उनको जो है वो वर्क कंडीशंस बेहतर मिले, एथिकल एनवायरनमेंट हो, सही है, प्राइवेसी हो वहां पे, ठीक है, और फेयर ट्रीटमेंट हो। ये सारी चीजें तो एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट हो, सही है। उसके बाद वो चाहेंगे कि उनके जो वर्क आवर्स है वो जो है रिस्ट्रिक्टेड हो, ऐसा ना हो कि वो घर पे भी काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी मेंटेन हो रही हो। इन सब चीजों को मिला के पता क्या बोलते हैं?
जॉब सेटिस्फैक्शन, पे, वर्किंग कंडीशंस और ऑफिस आवर्स, ऑफिशियल आवर्स, ये मिला के क्या होगा जॉब सेटिस्फैक्शन। यार मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्यों? पैसे कम मिल रहे? नहीं, पैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यार ना दिन का पता है ना रात का पता है। इसका मतलब है कि पैसे ठीक है, या फिर लेट्स सपोज क्या बहुत काम करवाते हैं, नहीं काम नहीं करवाते, पैसे नहीं बढ़ाते, या फिर पैसे भी सही है, टाइम भी सही है, लेकिन यार बदतमीजी बहुत करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जॉब सेटिस्फेक्शन तीन चीजों पे बेस करिए। डन। जॉब सेटिस्फेक्शन प्लस जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज के स्टेक हो गए, पैसे, वर्किंग कंडीशन, ऑफिशियल आवर्स, मतलब इसका मतलब कि जॉब सेटिस्फेक्शन प्लस जॉब सिक्योरिटी। यार सब सेट है, लेकिन सुनने में आ रहा है जॉब से निकाल देते हैं लोग। तो हर बंदे को ये डर लगता रहेगा, जिस एम्प्लॉयर के बारे में मशहूर है कि ये टाइम एंड अगेन लोगों को फायर कर देते हैं या टर्मिनेट कर देते हैं या डाउन चार्जिंग कर देते हैं, तो उनके बारे में इनके एम्प्लॉयज डरते रहते हैं। वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि अगला नंबर मेरा आ जाए। तो ये सारी चीजें क्या होती है आपके पास, ये होता है एम्प्लॉयज का स्टेक। फेयर इनफ, बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर आल्सो एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, लेकिन ये होते हैं पोजीशनड एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयज होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, बात हमने स्टैब्लिश की थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनके पास कंपनी के शेयर्स हो ना हो जरूरी नहीं है, सही है, ये कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बात हमें पता है कि शेयर होल्डर्स कंपनी को ऑपरेट नहीं कर रहे होते, तो इनके भी कुछ स्टेक्स होंगे। पहला स्टेक, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे। ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इनको प्रॉपर स्टेटस, पावर और अथॉरिटी नहीं चाहिए होगी। इनका स्टेक, एक एक जो है स्टेक वो है आपके पास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रखे हुए हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग उनकी कोई सुनता ही नहीं है, शेयर होल्डर्स मिलकर उनके डिसीजन को वोट आउट कर देते हैं। तो चलते फिरते लोग मजाक उड़ाएंगे बोलेंगे ये बनेगा एग्जीक्यूटिव, क्या बनेगा तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ऐसे करके उसकी हैप्पी बर्थडे करके चले गए। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि वो चाहते हैं वो स्टेटस, वो पावर, वो अथॉरिटी उनके पास हो कि डिसीजन मेकिंग उनकी इफेक्टिव हो, कि लोग सुने और उसको अमल करें। ठीक है, पहली बात। फिर इनका स्टेक दूसरा क्या होगा, जो एम्प्लॉयज का है यार, जॉब सेटिस्फेक्शन, इनको भी बेसिक सैलरी चाहिए, इनको भी इंक्रीमेंट्स चाहिए, इनको भी जो है वो कैश और शेयर बोनसेस चाहिए, इनको भी पेंशन प्लान चाहिए। फिर इसके बाद इनको भी वर्किंग कंडीशंस चाहिए फेवरेबल। फिर इनको भी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, जिसमें अपनी ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सके। फिर एक और इनका होता है करियर, इनके पास एक और स्टेक होता है करियर प्रोस्पेक्ट। करियर प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा समझाता हूँ। करियर प्रोस्पेक्ट्स आपके पास पॉसिबल करियर डायरेक्शंस होती है। ठीक है, लेट सपोज एक बंदा है, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया उसने, तो उसके पास करियर प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे, या एक बंदा है उसने पढ़ाई भी की है, उसने कोर्सेज भी किए हैं, वो करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, ऑनलाइन सर्फिंग किया करता था, फ्रीलांसिंग करता था, जॉब करता था, किसके पास करियर प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे? दूसरा क्या, तो उसके पास डायरेक्शन ज्यादा होंगी। वो जॉब की तरफ जा सकता है, वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है, वो कुछ मिक्स एंड मैच कर सकता है, वो अब्रॉड जाके स्टडी कर सकता है, वो अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए, प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए करियर प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा होते हैं, सही है, वो किसी और कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इतने टाइम से बना हुआ है कि अब जो वक्त आ गया कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम्हें नहीं पता, बस ये समझो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बड़ी चीज है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद क्या बनेगा वो? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। या फिर वो क्या कर सकता है, अपना बिजनेस ओन कर सकता है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक लेट सपोज वो एफएमसीजी में काम करता है। एफएमसीजी एक इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वहां पे जितने भी आपके पास ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसको इजी, मतलब क्विकली कंज्यूम कर लिया जाता है एक महीने के अंदर अंदर, जितने भी आपके पैकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपके पास जैम, बटर, जेली, या फिर लेट्स सपोज स्लाइस, या फिर आपके ब्रेड, ये जितनी भी चीजें होती है खाने पीने वाली, जितनी भी चीजें होती है जो एक महीने से पहले कंज्यूम हो जाती है, जो अप्लाई करने वाली चीज होती है एक महीने से अंदर कंज्यूम हो जाती है, उसे कहते हैं एफएमसीजी। तो अगर एक बंदा एफएमसीजी का डायरेक्टर रहा है इतने सालों से, तो क्या वो अपनी छोटी मोटी एफएमसीजी स्टार्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो जो है वो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है, वो अब्रॉड जा सकता है, वो किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकता है, बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकता है, तो उसके करियर प्रोस्पेक्ट ज्यादा होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चाहता है कि उसके पास करियर प्रोस्पेक्ट्स आते रहे, तो उसका स्टेक होगा ना ये, तो ये भी उसका एक स्टेक हो गया। तो ये मैंने बात की आपसे ओनर्स की, एम्प्लॉयज की और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, इन तीनों के स्टेक समझ आ गए? इनमें से कोई एक बात समझनी है तो बता दो। हाँ, मे और मे नॉट, जैसे पॉसिबिलिटी कि शेयर होल्डर्स भी हो। कैसे?
पैसे मिल रहे हैं ना, सैलरी मिल रही है। देखो वैलिड क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि पीआईए एक कंपनी है, सही है। पीआईए का जो सीएफओ है, लेट सपोज वो रिजाइन कर देता है, अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देता है, तो उनके पास क्या ऑप्शन होगा? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी को हायर कर ले, लेट सपोज एक मैनेजर था, 10 साल से काम कर रहा था, नाउ इज द टाइम कि उसको मैनेजर फाइनेंस से सीएफओ के डायरेक्टर की पोजीशन पे ले, राइट। एक ऑप्शन क्या था, बाहर से एक बंदा एम्प्लॉय डिप्लॉय कर लें, कि यार बाहर से हायरिंग कर लें। या ये भी तो हो सकता था कि किसी शेयर होल्डर को हम ये पोजीशन ऑफर कर दें, कि शेयर होल्डर सारे तो ऐसे नहीं होते ना कि सिर्फ शेयर खरीदते रहते हैं, कुछ शेयर होल्डर पढ़े लिखे किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सही है। तो ये ऑप्शन होता है। तो वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसाइड ये हुआ कि भाई हम जो है ना सीएफओ, इनकी मर्जी है ना, अब इनका दिमाग कैसे चलता है, हम कैसे, उन्होंने डिसाइड किया, डिसीजन है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम बिल्कुल जो है ना ऐसा बंदा लेकर आएंगे जिसका इस इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारा शेयर होल्डर नहीं है, तो वो बिल्कुल एक नया सेट ऑफ आइज लेकर आएगा, नया सेट ऑफ ब्रेन लेकर आएगा, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। उनका डिसीजन था, रिस्पेक्ट दैट। वो एक ऐसा बंदा लिया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उससे पहले वो किसी और इंडस्ट्री में काम करता, उसको उसको पीआईए में लिया, तो वो वहां का सीएफओ बन गया। तो सीएफओ का मतलब क्या हो गया, वहां का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया, ठीक है। दूसरा डिसीजन ये भी हो सकता था कि इन्होंने बोला कि नहीं यार, हमारा जो ना एक शेयर होल्डर है, वो लेट सपोज 10% शेयर कैरी करता है और वो बड़ा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो पता नहीं बहुत सारे इंडस्ट्री में सर्व भी कर चुका है, तो काम करते उसको ले आते हैं। तो अगर उसको सीएफओ बना दी, तो पहले एग्जाम्पल में जो सीएफओ था वो क्या शेयर होल्डर था? नहीं। दूसरे एग्जाम्पल में शेयर होल्डर था। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे और कंडीशंस पे। अगर वो चाहते हैं कि भाई शेयर होल्डर अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएगा, तो सबसे बड़ा मसला ये होगा कि उसके पास वोटिंग पावर भी हो, कि लेट सपोज अगर मीटिंग में बैठकर अगर वो जो है अपनी बात को नहीं मनवा सकता, तो देयर इज अ चांस कि वो अपने 20% या 30% शेयर्स ले और साथ में 20% और जोड़े और हमारा डिसीजन वोट आउट करवा दे। तो होता है, इट डिपेंड्स सिनेरियो टू सिनेरियो। तो इसमें कोई पत्थर की लकीर नहीं, तभी मैंने कहा सुनते रहना। फिर से एक दफा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, में अपनी जो पोजीशन के हिसाब से, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना, अपनी पोजीशन के हिसाब से दे मे और मे नॉट बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। लेट सपोज एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वो शेयर होल्डर नहीं था, जब उसको शेयर प्राइस ऑफर होंगे, सॉरी उसको जब शेयर बोनस ऑफर होगा, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। फेयर इनफ। कंबाइंड ओनर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, ये होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, सही है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसे हम कह सकते हैं कि दे वर्क इनसाइड या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सही है। बात समझ आ गई? डन है, आगे बढ़ जाए। अब अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि सर हमारे पास एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, इनकी भी लिस्ट देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, या मैं कह सकता हूं लेंडर्स वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपके बिजनेस को कोई भी सर्टेन अमाउंट लैंड करती है, LEND, सही है। लोन प्रोवाइड करना या लैंड करना मींस द सेम, सही है। तो अगर आपका बिजनेस किसी से अमाउंट बोरो करता है, तो वो बंदा क्या बन जाएगा? आपका लैंडर, ठीक है। सर लैंडर का स्टेक क्या होगा? नंबर 1, वो चाहेगा कि मैंने इसको लोन प्रोवाइड किया है, तो ये टाइमली बेसिस पे मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर दिया करें, सही है। अगर 3 साल का लोन दिया है, तो एनुअल इंटरेस्ट कितने बनेंगे? 3। वो चाहेगा पहले, दूसरे, तीसरे साल का इंटरेस्ट मुझे टाइमली बेसिस पे दे दे। दूसरा, जब मेच्योरिटी डेट आएगी, मेच्योरिटी डेट मतलब जब अमाउंट वापस करने की डेट आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट, तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दे। कॉन्सेप्ट समझ आता ना ये वाला? लेट से एक बिजनेस है, उसने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, 10 साल के लिए लोन लिया और 10% इंटरेस्ट पे लिया। पहले साल कितना इंटरेस्ट देगा? 10,000 रुपए। दूसरे साल, 10 साल में कितने हो जाएंगे? 1 लाख रुपए। जैसे ही 10 साल पूरे, उसमें लगा, अरे यार सुकून हो गया, मैंने अपना इंटरेस्ट, मैंने अपना लोन वापस कर दिया। तो अकाउंटेंट आके बोलेगा सर जी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है। तो बोलेगा मैंने 1 लाख रुपए दे तो दिए। वो क्या बोलेगा? वो अमाउंट इंटरेस्ट थी, जो असल है वो कितना है, वो जो इंडिया में, ये तो तुमने सूद दिया है, ब्याज दिया है, असल कब दोगे? तो असल का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो जो लेंडर होता है वो क्या चाहेगा कि मुझे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाए, ठीक है। तो पहला स्टेक क्या है कि यार इंटरेस्ट टाइमली बेसिस पे दे। ये वैसे कानूनन होता है कि अगर इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो वो क्या कर सकता है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ना बिजनेसेस कनेक्टेड होते हैं,
तो ऐसे हर बंदा जो ना कोर्ट के चक्कर नहीं लगा रहा होता, तो बोलता है चलो यार इसने 1 महीना लेट कर दिया है, बाद में इंटरेस्ट दे देगा, लेकिन ख्वारी तो लगी ना यार। हाँ, अरे ये मैंने ऑफ की थी फिर भी बनी हुई थी। अच्छा जी, हमारा थी क्या क्या समझाना चाह रहा है मुझे ये और कुछ समझाना है बेटा, बता दो मुझे। स्टॉप, हाँ अमार अधिकार है बेचारा, कोई इसको मेरे ख्याल से कुछ समझाना चाह रहा होगा, अपने घर पे पढ़ा रहा होगा किसी को। ठीक है। अच्छा अब हो गया डिसेबल। हाँ हो गया, बाकी तो मुझे आराम से क्लास के बाद समझाना, ठीक है। तो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि वो चाहेगा कि भाई मुझे टाइमली इंटरेस्ट मिल जाए, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट में टाइम लगाएगा तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि कोर्ट की अपनी फिर जना ख्वारियां होती है। दूसरा उसका स्टेक क्या होगा कि यार ये जब अमाउंट मेच्योर हो जाए ना, तो मुझे टाइमली बेसिस पे कर दे, ये ना बोले अगले महीने आओ अगले महीने आओ अगले महीने आओ, तो ख्वारी हो जाएगी। सही है, तो ये दो गए। तीसरा इनका स्टेक क्या हो सकता है, वो चाहेंगे कि ये बिजनेस मुझसे बार बार बोरो करे, ताकि मैं उनसे सूद तो खा सकूं। ठीक है, तो वो चाहेंगे कि ये मुझसे बार बार बोरो करे एज लेंडर। स्टेक समझ आ गए तीन। फिर और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं सप्लायर्स। सप्लायर का क्या स्टेक हो सकता है, नंबर वन, सप्लायर चाहेगा, क्योंकि यूजुअली बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है क्रेडिट टर्म्स में। क्रेडिट टर्म्स में मतलब उधार पे। सप्लायर क्या चाहेगा कि जो खरीद के गया है उसके पैसे टाइमली दे दे और दे दे। ऐसा ना एक दिन फोन करूं तो आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, गए पैसे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टाइमली पैसे दे दे और दे दे। और दूसरा कि यार मुझसे टाइम एंड अगेन जो है वो कमोडिटीज परचेज करे। ऐसा ना हो कि लेट सपोज क्या नाम है, उसने टेक्निकल डिसीजन ले लिया, मुझे कटा दिया, किसी और वेंडर को रख लिया, तो वो जो है चाहेगा कि आप उससे परचेज करते रहो। और तीसरा, तीसरा स्टेक क्या हो सकता है, बिजनेसेस को ये बात पता है कि सप्लायर के दो स्टेक है, कि टाइमली पेमेंट और बार बार माल परचेज करना। ठीक है, तो बिजनेसेस पता है क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है सप्लायर्स को। बिजनेस एक्सप्लॉइट करती है, कैसे एक्सप्लॉइट करती है कि बिजनेसेस कहती है कि यार तुम, हम तुम्हें रिटेन करें एज अ सप्लायर, तो हमें क्या फायदा होगा। जो बिजनेस में ऑलरेडी इंडिविजुअल्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट हेड वगैरह, वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं। वो कहते हैं यार तुम हमें केएफसी का बर्गर खिलाओ, या फिर जो भी तुम वो मैं माल बेचोगे, तो मुझे कमीशन चाहिए 2%, तभी मैं तुम्हारा नाम आगे करूंगा, दूसरे वाले बंदे का नाम आगे नहीं करूंगा। करते एक्सप्लॉइट, अनएथिकल एक्टिविटीज है ना ये। तो तीसरा स्टेक ये होता है कि सप्लायर्स चाहते हैं उन्हें फेयर और एथिकल ट्रीटमेंट मिले। तीन हो गए सप्लायर के। एक हो गया कि क्रेडिट टर्म्स पे अगर बात हो तो पेमेंट टाइमली मिल जाए। दूसरा क्या है कि उनसे कंटिन्यूस ट्रेडिंग होती रहे। और तीसरा क्या है कि उनको फेयर और एथिकल ट्रीटमेंट मिले। डन। सप्लायर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, फिर एक्सटर्नल कौन होते हैं, कस्टमर्स। सर क्या कस्टमर्स भी जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं, यस। वो चाहते हैं कि जिस चीज पे, जिस गुड्स एंड सर्विसेज पे वो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू मिले, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, ये हमने डिस्कस किया था। दूसरा, वो पता है क्या चाहते हैं, कि उन्हें कस्टमर सर्विस मिले, सेल्स से पहले, सेल्स के दरमियान और सेल्स के बाद। सही है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज एक कस्टमर है, उसको वैल्यू मिल गई, उसको डिस्काउंट भी मिल गया, बड़ा खुश हो गया, उसने बोला ठीक है, पैसे से जैसे ही पैसे देके पलटा ना, तो जैसे ही वो पलटा ना, पीछे से लात मारी, बोल भाग यहाँ से। तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, कस्टमर बोलेगा ये क्या बदतमीजी, बोलेगा दिया ना तुझे 20% ऑफ, जा जा तो उसका मतलब है कि वो बोलेगा कि नहीं चाहिए भाई मुझे 20% ऑफ, इज्जत चाहिए मेरी कोई। ठीक है, तो वो चाहेगा कि मुझे कस्टमर सर्विस मिले प्रॉपर, और जिस चीज के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, चीज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, तो मुझे उसकी प्रॉपर वैल्यू मिले इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बोथ। डन, तो कस्टमर्स हो गए। फिर इसके बाद आ जाते हैं और एक्सटर्नल कौन थे, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्टेक क्या है, टैक्स। जोर से हमेशा आवाज आती है टैक्स, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट करती है ये, टैक्स लेती है, टैक्स खाती है, मतलब लगाती है, टैक्स लगाती भी तो ना काम, ये जो रोड बने हुए हमारे माशाल्लाह। मैं आज वो नाजमाबाद से यहाँ आया हूँ, तो मुझे जो है वो डेजर्ट सफारी का मजा आ गया, ऊंट की तरह पीछे लगता है अरेबिक म्यूजिक बज रहा है, तो ऐसा कुछ जो है ना चक्कर था। खैर, तो टैक्स भाई देखो, गवर्नमेंट का काम है टैक्स लेना, बिजनेसेस का काम है टैक्स देना। तो जितने ज्यादा बिजनेसेस, उतना ज्यादा टैक्स, उतना ज्यादा मुल्क में पैसा लगेगा, उतनी तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। कैमरा लगाना, बोलना पड़ता है। खैर अगला क्या गवर्नमेंट का स्टेक हो सकता है, गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मुल्क में रोजगार बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस हो जाए।
तो सबसे ज्यादा बड़े एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? बिजनेसेस। तो जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे, जितने एक्सपेंडेड बिजनेस होंगे, उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स होगी, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स होगी उतना लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम अचीव कर सकेंगे। देन तीसरा क्या गवर्नमेंट का स्टेक हो सकता है? गवर्नमेंट का तीसरा स्टेक हो सकता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में तुम ये प्रॉपर्ली पढ़ोगे, मैं शॉर्टेस्ट वे में समझाता हूँ। एक मुल्क की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है ना, उसके अंदर एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसे कहते हैं जीडीपी। सही है? तो जिस मुल्क का जीडीपी ज्यादा होता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है हमारा जीडीपी ज्यादा हो, तो जितने ज्यादा बिजनेसेस उतनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी उतना जीडीपी इंक्रीज करेगा। तो गवर्नमेंट का स्टेक, गवर्नमेंट का और क्या स्टेक हो सकता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है सर? बैलेंस ऑफ ट्रेड ये होता है कि एक साल में आपके मुल्क से कितने फिजिकल गुड्स या फिजिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए और उसके मुकाबले कितने फिजिकल गुड्स या फिर प्रोडक्ट इंपोर्ट हुए। जब आप इनको नेट करते हो तो अगर अमाउंट एक्सपोर्ट्स की ज्यादा है तो इसका मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड सॉरी फेवरेबल है, फेवरेबल है। और अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो वो अनफेवरेबल। तो गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो। तो उसके लिए क्या होगा? बिजनेसेस ज्यादा होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स ज्यादा बना रहे होंगे तो हमारे मुल्क में कंजम्पशन पूरी हो जाएगी, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद बचे हुए कहाँ चले जाएंगे? एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का स्टेक सही। और गवर्नमेंट का स्टेक क्या होता है? सर मजा आ रहा है, ये बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, कहाँ होती है? खैर, और गवर्नमेंट का स्टेक क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? यहां मेरे आंसू आ जाते हैं। किसी को पता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क क्या है? छोटा सा फर्क है। इकोनॉमिक ग्रोथ जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, जीडीपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर पर कैपिटा इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारे आंखों से नहीं देख सकते लेकिन आपको पता चलता है कि कोई ना कोई तरक्की का काम हो रहा है। ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को जो है कम करना या फिर जो बाकी सारी चीजें अचीव करना, तो ये कंबाइंड दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आपके मुल्क में नजर आता है ग्रोथ हो रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तभी मैंने कहा मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हमें बताया जाता है कि आपका मुल्क इकोनॉमिकली बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो जरा चक्कर लगा लो यहाँ का, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा, फिर तुम्हारी आंखों से भी आंसू आएंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है, यहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं या फिर टोल्स बन रहे हैं या फिर आपके पास जो है नेशनल हाईवे या फिर आपके मोटरवेज बन रहे हैं, रोड्स अच्छी बन रही हैं, आपके पास बस सर्विसेज है, ग्रीन लाइन, रेड लाइन और पता नहीं कौन कौन सी लाइन, तो ये सारी चीजें जो आपके पास मौजूद है, तो जब ये कंबाइंड दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है? तो खैर इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ जाते, क्यों दिल जलाने की बातें करें। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है तो बिजनेसेस ये सारी चीजें परफॉर्म करके देगी तो गवर्नमेंट ग्रो हो जाएगी। लास्ट स्टेक क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ने बोले इतनी मुश्किलों से हमने कवानीन चुराए मतलब बनाए हैं, तो जाहिर सी बात उनको फॉलो भी तो करवाना है। तो जब उनको फॉलो करवाना है तो इसका मतलब ये है कि फॉलो कौन करेगा? बिजनेसेस। तो बिजनेसेस, तो अगर लेट्स सपोज पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेगा। कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2017 फॉलो करेगा। कंपनीज एक्ट 2017 को कौन रेगुलेट करता है, कौन इशू करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर बैंकिंग के अपने लॉज हैं, इंश्योरेंस के अपने लॉज हैं, फिर ऑडिट होता है स्टैट्यूट के हिसाब से, हर कंपनी का ऑडिट हो रहा होता है परफॉर्म, फिर टैक्स के अपने लॉज हैं। तो ये सारे रेगुलेशंस कौन करेगा? बिजनेसेस। स्टेक हो गया। तो ये सारे स्टेक थे गवर्नमेंट के, सारे समझ आ गए? ये जो तुम्हें मैं वर्बली बता रहा हूँ ना, सारे दिखा भी दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें अभी क्लास में कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बन रहे हैं। सर और स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं एक्सटर्नल? अब हमारे पास आता है लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज में दो स्टेक होल्डर होते हैं। एक हमारे पास होते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉइज और एक हमारे पास होते हैं ट्रेडर्स। पोटेंशियल एम्प्लॉइज, यहाँ पे पीसीएचएस में दिसंबर 2021 में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस नहीं था। फरवरी 1 तारीख को 2022 में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस यहाँ पे, जैसे ही आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस यहाँ पे आया तो जो भी लोग गुजर रहे थे उन्होंने देखा यार ये नया इंस्टीट्यूट है तो उसका मतलब देयर अ चांस कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी। तो इस इलाके में जितने भी लोअर लेवल स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, जेनिटोरियल स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो आए होंगे जो नजदीक में रहते होंगे, उन्होंने बोला साहब अगर कोई जॉब हो तो बता दीजिएगा, सीवी ली। ठीक है?
जॉब नहीं है सच्ची, ठीक है, हो गई वो 1 साल पहले हो गया। तो खैर उन्होंने जो है वो फिर अप्लाई किया होगा, हमने भी कहा होगा कि यार हमने जब सीवी में देखा होगा तो इनकी रिहाइश नजदीक की है, तो बिजनेस ने सोचा होगा यार कि अगर इनको डिप्लॉय कर लेते हैं तो इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, कि यार मैं तो दूर से आता हूँ, बारिशें होती हैं और तूफान आता है और मिट्टी उड़ रही होती है और आंधी आती है तो हम नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ पे तो बहाना नहीं होगा, तो हमें अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। उनको फायदा ये हो जाएगा कि उनकी कम्यूटेशन कॉस्ट, कम्यूट करने की, ट्रेवल करने की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, तो स्टेक होल्डर बन गए वो भी। तो पोटेंशियल एम्प्लॉइज वाली बात समझ आ गई। फिर वो होता है ना रिसेप्शनिस्ट होते हैं, कि लेट सपोज जो इंटरमीडिएट किए हुए बच्चे या बीकॉम किए बच्चे थोड़ा सा फ्री होते हैं, कहते हैं कि यार हम जो ना अपनी पढ़ाई को फाइनेंस कर लेंगे, आप रिसेप्शन की जॉब देते हैं, डाटा एंट्री की जॉब देते हैं, फाइनेंस वगैरह की जॉब देते हैं, तो छोटा मोटा हम काम कर लेंगे, तो वो भी इर्द गिर्द के ही होते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स बन गए सारे पोटेंशियल एम्प्लॉइज। और लोकल कम्युनिटीज में क्या आते हैं, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब लेट से आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस यहाँ पे खुला, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे तबानीस भी था और केएनएस भी था, तो या और जो बाकी मेरिटोरियस, मेरिटोरियस मेरे ख्याल से पहले नहीं था यहाँ पे, 2-3 नहीं वो तो पीछे है ना, वो तो काफी पीछे है। तो ये जितने भी आरआईटीज यहाँ पे है और इसके अलावा 2-3 स्कूल्स हैं यहाँ पे या कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे बच्चे जैसे ही फ्री होते हैं तो इनकी कैफेटेरिया होता होगा, कैफेटेरिया में खाते होंगे नहीं खाते होंगे, महंगा होता होगा, तो निकलते हुए जो ओवरहेड ब्रिज, यहाँ पे एक बाबा बैठा होता है ठेला लेकर, उसके पास कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है, पानी भी मिलता है, बिस्किट भी, चिप्स भी, छालिया सिगरेट वगैरह भी मिल रही होती है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फॉरेन से यहाँ पे आते हैं और अपना जो है ना चीजें वगैरह लेते हैं और चले जाते हैं। तो जैसे ही आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस यहाँ पे खुला और जैसे ही आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के 1000 बच्चे और ऐड हो गए, तो खड़े खड़े तो रातों रात उसका जो बिजनेस है उसमें कस्टमर्स 500 और जुड़ गए, एडमिन भी जाती होगी अपनी चीजें, जो भी खाने पीने की चीजें वो लेते होंगे, तो उसको तो फायदा हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो रातों रात लोकल कम्युनिटी में रहने की वजह से उसका स्टेक जुड़ गया। कल को आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ने कहा नहीं यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, कहीं और शिफ्ट कर जाते, जैसे यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे तो स्ट्रेट पहले क्या था उनके पास, तबानीस और केएनएस था, फिर आईक्यू आया तो उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए थे। अब जैसे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस वहां से मूव करके तो उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स रिड्यूस हो गए, तो फर्क पड़ा उनको, इम्पैक्ट हुए, पहले पॉजिटिवली हुए थे, नेगेटिवली हो गए स्टेक होल्डर। तो ट्रेडर्स, ये तो मैंने इसकी एग्जांपल दी। शारा फैसल पे इतने सारे बिजनेसेस हैं, तो नीचे क्या होता है, दाल दाल चावल का ठेला होता है, चने का ठेला होता है, हलीम का, बर्गर वालों का, अंडे वाला बर्गर, तो इन सबका जो ठेला होता है वहां पे, तो वो क्यों होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पता है वहां पे बिजनेसेस हैं, वो अपने कैफेटेरिया से खाने खाएंगे नहीं, महंगा होता है, ये नीचे आके खाना खाएंगे। तो आपको पता होगा जो नेस्ला टावर था, जो अभी जो डिमोलिश हुआ था कुछ साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, तो उसके बराबर में एक बिल्डिंग है, अभी रिसेंटली उसमें आग लगी थी, रातों रात ओवरनाइट ऊपर से आग लगना शुरू हुई थी, नीचे तक गई। तो जब ये न्यूज ब्रेक हुई तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे माइंड में ये आया कि जो शाम को रात को यहाँ से निकले होंगे ऑफिस से, अब अगले दिन उनके पास जाने के लिए जॉब नहीं है। जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स है, बिजनेसेस है, उन्होंने कोई रेंट पे जगह ली होगी, कोई डिपॉजिट कर दी होगी बड़ी अमाउंट, और उनको बिजनेस अभी कुछ महीने ही हुए होंगे, अब वो डिपॉजिट थोड़ी मिलेगा उनको वापस, क्योंकि जाहिर सी बात है नुकसान तो पीछे तक जाता है। तो बोलेगा मेरा भी नुकसान हुआ, मैं तो आपको नहीं दे सकता, फिर जो बड़े बिजनेसेस है शायद वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाए, फिर उन सबको तो नुकसान हुआ ही हुआ। फिर जो नीचे जो सारे बिजनेसेस होंगे, जो जो जिनके पास वो आते थे लोग फोटो कॉपी कराने के लिए या खाना खाने के लिए या सिगरेट पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अब नहीं आएंगे उनके पास, तो उनको भी तो डेंट हुआ ना, तो सब स्टेक होल्डर्स हो गए, लोकल कम्युनिटीज। देन बात समझ आ गई। लोकल कम्युनिटीज के बाद सर खत्म क्यों नहीं हो रही है, मैं खुद सोच रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहे। फिर आते हैं जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक में बाकी सब स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को लपेट देते हैं। जनरल पब्लिक वो होते हैं जो बाल की खाल निकालते हैं, पिन तोड़ते हैं, प्रेशर करते हैं कंपनीज को कि नहीं यार तुम सफाई के लिए काम करो, तुम पोल्यूशन रिडक्शन के लिए काम करो, तुम करप्शन खत्म करने के लिए काम करो। बिजनेस बोले मैं बिजनेस करूं, तुम्हारे काम करूं, लेकिन करने पड़ते हैं, क्या करें, करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर बिजनेस की सोसाइटी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो वो कौन कौन एहसास दिलाता है, वो दिलाता है जनरल पब्लिक। तो सुनते रहना। पॉइंट नंबर 1, जनरल पब्लिक चाहती है कि बिजनेसेस प्रमोट करें पब्लिक हेल्थ को। कैसे पॉसिबल है, बिजनेसेस वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं जो पब्लिक की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि डैमेजिंग हो। देन इसका मतलब है कि वो जो जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी नेचर के हों और फायदेमंद हो। करना ना करना वो तो फिर अलग बात है, लेकिन जनरल पब्लिक तो चाहती है ना, स्टेक है, चाहते तो हम भी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ थोड़ी मिल जाता। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जनरल पब्लिक का एक और स्टेक क्या है, वो चाहती है कि बिजनेसेस वो एक्टिविटीज परफॉर्म करें जिससे पोल्यूशन रिडक्शन रिड्यूस हो। तो
पोल्यूशन कौन सी, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, और इसके अलावा जो बहुत सारे पोल्यूशन होती हैं, तो वो सारे पोल्यूशन रिड्यूस हो, वाटर कंटेमिनेट ना करें, तो ये सारी चीजें। उसके बाद जनरल पब्लिक चाहती है कि जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो क्या करे कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, सही है, ना कि उनकी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को डैमेज करे, सराउंडिंग में कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना हो रही हो कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। फिर जनरल पब्लिक और क्या चाहती है, वो चाहती है कि बिजनेसेस वो एक्टिविटीज परफॉर्म करे जिसकी वजह से करप्शन जैसी एक्टिविटीज डिस्करेज हो, रिश्वत हो गई या फिर जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन हो गई, फ्रॉड हो गया, इस तरीके की एक्टिविटीज से जो है वो डिस्करेज करें, ठीक है। फिर और क्या चाहती है सर, जनरल पब्लिक तो बहुत कुछ चाह रही है, जनरल पब्लिक और क्या चाहती है, जनरल पब्लिक चाहती है कि बिजनेसेस अपने कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करें, सही है। बिजनेस ऐसा लग रहा है कोई सफेद कलर का शलवार कमीज पहन के ना बहुत ही रूहानी पर्सनैलिटी गुजर रही है, ये लोग ऐसा चाह रहे हैं बिजनेस को। खैर सच है, कोई गलत बात तो नहीं चाह रहे, लेकिन हमें लगता है कि बिजनेसेस करती नहीं एक्टिविटीज, तो ये कुछ ज्यादा ही मांग रहे। लास्ट, जनरल पब्लिक चाहता है कि बिजनेसेस मोनोपोलीज क्रिएट ना करें। मोनोपोलीज का मतलब ये होता है कि अकेला मार्केट में लीडर ना हो, सही है, उसकी वजह से मसला ये होगा कि वो खुद ही प्राइस डिसाइड करेगा। के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक, अगर के इलेक्ट्रिक के कॉम्पिटिटर्स होते तो आज हम सुकून में होते और हम ज्यादा बिल ना दे रहे होते। एक अच्छा चीज ये हो गई, वरना फोन भी हम लोग नहीं रखते अपने साथ, पता क्यों, पीटीसीएल के कॉम्पिटिटर्स आ गए थे। ये अच्छा हो गया, सही टाइम पे उन्होंने कॉम्पिटिटर्स आने दिए कि जिसकी वजह से जो है आपके पास बहुत सारी सर्विसेज आ गई। अदरवाइज पीटीसीएल भी मोनोपोली क्रिएट करके बैठ जाता, तो हम लोग वैसे ही जो है वो एसी चलाने के लायक नहीं रहे, हम फोन भी करने के लायक नहीं रहते। तो ये काम तो अच्छा हो गया। तो पीटीसीएल की कॉम्पिटिटर्स नहीं तो मोनोपोलीज क्रिएट ना करें, मोनोपोलीज क्रिएट ना करें, आसान कर देता हूँ, मोनोपोलीज क्रिएट ना करें, डुओपोलीज क्रिएट ना करें। डुओपोलीज में क्या होता है, जहाँ पे दो जो है ना कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपस में कॉम्पीट कर रहे होते हैं, लेकिन जब कस्टमर्स की बात आती है तो हमें मिलके जो है ना परेशान करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपके पास जो काली वाली कोल्ड ड्रिंक होती है जिसको बोलते हैं पेप्सी एंड कोक, ये जो आपके पास दो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कभी आपने सोचा कि बाकी इतनी कलर की कोल्ड ड्रिंक्स आती है, काली वाली दो ही मिलती है। इन्होंने कार्टेलिंग क्रिएट की है, कार्टेल। कार्टेल में क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर के बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में एंट्रेंस पे बैरियर लगा देते हैं कि कोई और एंटर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देता हूँ, एक हमारे पास लोकल कोला है, गोरमे कोला, बहुत अच्छी क्वालिटी की कोल्ड ड्रिंक है वो, बहुत सस्ती कोल्ड ड्रिंक है, और इसका प्लांट हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लाहौर में लगा हुआ है। लाहौर में गोरमे बेकर्स बड़े मशहूर हैं, अगर आप में से किसी ने देखा हो, मतलब रात में लाहौरी जो है उनकी गो टू प्लेस गोरमे बेकर्स है, क्योंकि वहाँ पे सारा खाना, वहाँ पे जो है सारे जो कन्फेक्शनरीज और बेकिंग आइटम्स और पिज्जा और सारी चीजें ना, ओवन आइटम्स वगैरह वहीं पे मिलते हैं। वहाँ पे पानी की वो जो मिनरल वाटर की बॉटल्स है, कोल्ड ड्रिंक और जूसेस वगैरह सब वही मिलते हैं। गो टू प्लेस उनकी बेकरी, उनकी जो बेकरी होती है, जो नॉर्दर्न एरियाज में कॉन्सेप्ट है बेकरीज का, वो ये कि वो 360 सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं खाने पीने के मामले में। हमारे तो ये ना पेस्ट्री केक वगैरह और ब्रेड अंडे वगैरह मिल रहे होते हैं, वहाँ पे हर चीज मिलती है। तो इतना बड़ा ब्रांड है लेकिन कराची में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि पेप्सी और कोक ने डुओपोली के तौर पे कार्टेलिंग क्रिएट की हुई है। और वो क्या करते हैं कि सर कैसे रोकेंगे, ऐसे रास्ते में क्या खड़े हो जाएंगे, नहीं आओ। वो क्या करते हैं, सारे जितने भी आइस डिपोज होते हैं या फिर जितने भी आपके पास जो जनरल स्टोर होते हैं जिन्होंने ब्रांडिंग कराई होती है, तो जो ब्रांडिंग कराई होती है, तो वो जो बोर्ड होता है जिसके अंदर लाइटें लगी हुई होती है, वो बोर्ड स्पॉन्सर और जो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पेप्सी कर रहा होता है। और जो फ्रीजर रखा हुआ होता है पेप्सी का, तो उस फ्रीजर की जो मेंटेनेंस है और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पेप्सी बेयर कर रहा होता है। बोलते हैं दोनों ले जाएंगे, बोले नहीं नहीं सर, आप तो गोरमे कोला नहीं चाहिए हमें, तो मना कर देते। तो इसलिए गोरमे कोला ने 2 दफा पेनिट्रेट करने की कोशिश की थी कराची में, लेकिन ऑल इन वेन, बेकार गया था। बात समझ आ गई। तो वो जनरल पब्लिक चाहती है कि मोनोपोलाइजेशन या फिर डुओपोली जैसी चीजें वो ना करें। देन बात समझ आ गई। तो ये हो गई जनरल पब्लिक, सर जनरल पब्लिक खत्म हो गया, हाँ। लास्ट, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्या सुनने के लिए तैयार हो, हाँ बोलो यार, हाँ सही है ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होते। अनलाइक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन वो पोजीशनड होते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होते,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। कंबाइंड दे आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सही है सर। अब तुम्हारा सवाल कि ये अगर कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैसे शामिल कर दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साल में यूजुअली एक दफा मिलते हैं, नेसेसरीली एक दफा तो मिलते ही है, जिसे हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। इसके अलावा मुलाकात हो सकती है, वो ईओजीएम हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो जाएगी। तो एक दफा तो इनकी मुलाकात होती है। तो उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में ऐसे अज्यूम कर लो कि हर डिपार्टमेंट को जो डायरेक्टर है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, एचआर डायरेक्टर, ऑपरेशंस डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए। डन। तो उनको तो पता ही है, मार्केटिंग डायरेक्टर को पता है मार्केटिंग में चल रहा है, फाइनेंस को पता है फाइनेंस में क्या चल रहा है, आईटी वाले को पता है आईटी में क्या चल रहा है, ऑपरेशंस वाले को पता है। फिर आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो सर ये कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, ये मैंने आपको बताया। ये आते हैं तो जब मीटिंग शुरू होती है ना तो उसमें एजेंडा डिस्कस होते हैं। जब एजेंडा डिस्कस होते हैं तो वहां पे डिस्कस एजेंडा आपको बता दी जाता है कि भाई हम इस बातों पे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि मार्केटिंग का बजट हम जो है ये अलॉट करना चाह रहे हैं। जब इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने ये बताया रिपोर्ट में कि हम ये बजट इस बार देना चाहते हैं, तो पिछली बार जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बजट मिला था वो लेट्स सपोज 1 करोड़ का मिला था, इस बार उन्होंने दिया अपने आपको 1.25 करोड़ का। अब अनरीजनेबल लग रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठे थे, आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि नहीं यार इस बार महंगाई बढ़ गई और मार्केटिंग की जरूरत है, फला फला सारी चीजें जस्टिफाई कर दिया। अब यहाँ पे ना उनको रोकेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहेंगे कि भाई देखो पिछले साल से इन्फ्लेशन इस दफा 30% इंक्रीज हुआ है, तो आपका इंक्रीमेंट 1 करोड़ 30 लाख होना चाहिए, ये 1 करोड़ 75 लाख कैसे हो सकता है? तो वो बोलेगा कि नहीं यार ये वो फला फला। तो बोलेंगे देखें अगर आपको मजीद बजट की जरूरत पड़ेगी ना तो हम ईओजीएम कर लेंगे, अभी आपको बजट अलॉट होगा 1 करोड़ 30 लाख। देन अगले मैटर पे क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीटिंग में जितनी भी बायसनेस होती है या पार्शियलिटी होती है, उनको क्या कर दिया, उनके इम्पैक्ट को डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया। तो सर ये पार्शियलिटी क्यों होती है मीटिंग में? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट है कंपनी का। कंपनी का इंटरेस्ट क्या है हमने देख लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाना। सही है, ये देखा था ना हमने कि कैपिटल को इंक्रीज करना और प्रॉफिट को इंक्रीज करना। और एक इंटरेस्ट होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरेस्ट क्या होता है, मेरी पावर, मेरा इंटरेस्ट, मेरे पैसे, मेरा फला। तो अगर दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेफ साइड पे अपने पास 1.25 करोड़ रुपए रखे होंगे, लेकिन उनकी इंटेंट ये नहीं हो कि चोरी वगैरह की। सही है, उन्होंने सोचा होगा भाई सेफ साइड पे यूज हो गए तो हो गए, वरना नहीं करेंगे यूज। बजट में तो लिखा हुआ है ना ये 1.25 करोड़ रुपए। व्हाट इफ इंसान है ना, बजट अप्रूव हो गया, आगे चलते ना उन्होंने डिसाइड किया कि एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए, बड़े बड़े बिल लगा के यूज कर लो, फिर कोई चेक करने वाला है, मीटिंग तो हो गई। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स स्केप्टिकल सोच लेके बैठते हैं। स्केप्टिकल का मतलब होता है शक करने वाली सोच लेके बैठते हैं। आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं, ठीक है, इस पे आ रहा हूं। तो ये इस तरीके से चीजों को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। डन। अब सवाल ये आता है सर वो ऐसा क्यों करेंगे, 10 लाख रुपए उनको पकड़ा दो जेब में, वो भी आ सकता है ना। यहाँ ट्विस्ट है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कंपनी के किसी भी डायरेक्टर्स, कंपनी के किसी भी शेयर होल्डर्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, ना बिजनेस, ना पर्सनल, ना फैमिली। पता चला, बता रहा हूँ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में पता चला कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सही, लेट्स सपोज पता चला कि वो जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उसके ससुर का भाई है। पीछे मीटिंग कर ली कि हाँ बेटा तेरे को बजट करवा दूंगा, फिर तो अपने लिए गाड़ी खरीद लेना, फिर मेरी मेरी बेटी को घुमाना उसमें। तो कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, सर खून के रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन है पैसों का, तो खरीद भी सकते हैं। चले नहीं पता चला कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन खरीदा तो जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे तीसरी बात, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की प्रोफाइल सुनो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन टॉप नॉच होती है, उनकी फर्स्ट ईयर क्वालिफिकेशन होती है। देयर इज अ चांस कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया हो, आईसीडब्ल्यू किया हो, तो बड़ी क्वालिफिकेशन के साथ आता है, पहली बात। दूसरी बात, इनका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तकरीबन 20-22 साल का होता है। इसका मतलब है कि इनकी एज तकरीबन 40s में जाके टच करी होगी, अर्ली 40s या उसके ऊपर। सही है। तीसरी बात, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रह चुके होते हैं, तब इनको आइडिया होता है ना डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज का आइडिया होता है उनको। और लास्ट बात, इनकी रेम्यूनरेशन, इनकी पर आवर रेम्यूनरेशन पता है आपको?
अगर एनुअल जनरल मीटिंग 3 या 4 घंटे की होती है, इनको पर आवर पैसे मिलते हैं। इनके पर आवर जो पैसे होते हैं वेरी करते हैं 10 से 25-30 लाख रुपए। एक मीटिंग का करोड़, एक खोखा उठा लिया, खरीदो। अब सोचो कि एक चिल्लड़ अमाउंट दे रहा है कि 10 लाख रुपए ले ले और खरीद, बिक जा। बोलेगा अबे भाई मैं एक मीटिंग के 1 करोड़ देता हूँ, अगर महीने में एक मीटिंग करूंगा तो मेरे आराम से 12 महीने में कितने, और क्या बाकी का दिन वो घर पे क्या सोता रहेगा, हाइबरनेशन पे चले जाएगा? नहीं, वो अपने जो जितने भी अपने वो होते हैं पैसिव इनकम्स होती हैं, जैसे उन्हें रेंटल इनकम वगैरह है, उस पर दिखता होगा कि भाई मेरी ये प्लॉट है, यहाँ पे कितने पैसे आए, ये जो मेरे जो है स्कूल सिस्टम है इसका कितने पैसे आए। तो हाँ, तो अपने पैसे गिनता होगा ना बैठ के, तो वो अपनी इज्जत खराब कर देगा कि न्यूज आई कि भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 10 लाख रुपए खाए। बोलेगा लाना था जिंदगी पे, 1 करोड़ रुपए खो दिया, अब कोई बुलाएगा उसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे? अब समझ आया कैच? फिर से, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है उनका कोई रिलेशन नहीं होता, कोई फिजिक, कोई प्रोफेशनल, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता। और साथ ही साथ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हाई प्रोफाइल कैरी कर रहे होते हैं, उनकी रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा होती है, तो दे कैन नॉट बी बॉट। डन। तो ये क्या करते हैं, इनका पर्पस ये होता है कि ये आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें उसके इम्पैक्ट को डाइल्यूट कर रहे होते हैं। डन, समझ आ गया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के स्टेक क्या है? पहला स्टेक है इनकी रेम्यूनरेशन। सही है, रेम्यूनरेशन, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करेंगे कि हर तरीके की 2 नंबरी से बचेंगे। डन। दूसरा, स्टेटस, पावर और अथॉरिटी, क्योंकि इनको क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग। तो जो उनकी डिसीजन मेकिंग हो वो इफेक्टिव हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उनको वो स्टेटस, वो पावर, वो अथॉरिटी मिले। सर ये दोनों में क्यों कॉमन था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में? इनके ऊपर कौन बैठता है, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कुछ करता नहीं है लेकिन उसके पास वोटिंग राइट है। अगर शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है और बहुत सारे शेयर होल्डर मिलकर हर चीज को वोट आउट कर देते हैं, फिर क्या जरूरत है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की? तो वो पावर, स्टेटस और अथॉरिटी तो दी नहीं तुमने। कोई भी फैसला होता है सारे शेयर होल्डर मिलते वोट आउट कर देते। फिर एक दफा कंप्लेन कर दी किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कि भाई तुम बार बार हमारे जो है ना वो डिसीजन को वोट आउट कर देते, सारे मिले उसी को निकाल दिया, उसी को वोट आउट कर दिया कंपनी से। तो फिर कोई इज्जत ही नहीं है, तो खुद ही आके डिसीजन कर लो। तुम्हारी वाली बात कि सारे स्टेक होल्डर ही डायरेक्टर्स बन जाए। ठीक है, देन अब सारी चीजें कंक्लूड हो गई। तुम्हें एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर में कोई मसला नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बुक में, मेरे ख्याल से तुम लोगों को मसला नहीं होगा, लेकिन बुक पे तो मैं बता देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स। जी, तो मुझे बता सकता है क्या डिफरेंस हो सकता है? जी, क्या हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। किसी को समझ आई बात? समझ आ गई? चलो फिर इसी से कंटिन्यू करते हैं कि मैं कह सकता हूं हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। ठीक है, एक बंदा है बोला मैं इस कंपनी का स्टेक होल्डर हूं, अरे सर 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 आप तो ओनर हैं। बोलेगा अरे भाई मैं कस्टमर हूं। ठीक है, उसका मतलब है कि हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है। कि एक आगे बंदा बोले मैं शेयर होल्डर हूँ, हाँ तेरा तो 1% शेयर होगा, तो भाई मेरा कंपनी में स्टेक है, मैं स्टेक होल्डर हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इस कंपनी में। डन। तो हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। पहली बात, स्टेक होल्डर हमने क्या देखा था, इंक्लूसिव टर्म है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स। ये इंक्लूसिव टर्म है, ये अम्ब्रेला टर्म है। और शेयर होल्डर्स क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर। समझ आ गई बात? बस ये फर्क था। अगर इसके मैं कॉन्सेप्ट जो आया था मैंने आपको बता दिया, डन हो गया। और शेयर होल्डर का मैंने आपको स्टेक बता दिया है, क्योंकि हमने जब ओनर पढ़ा था तो शेयर होल्डर के स्टेक्स को भी हमने पढ़ लिया था। एक छोटा सा इसका स्टेक है शेयर होल्डर का अलग से, ओनर से हटके। पार्टनरशिप में आप खुद पार्टनरशिप चला रहे होते हो, और सोल प्रोप्राइटरशिप आप खुद कंपनी चला रहे होते हो, तो बिजनेस का पर्पस आप डिसाइड कर सकते हो। शेयर होल्डर में आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपको पता है इस कंपनी का पर्पस क्या है। ठीक है, तभी तो आप शेयर खरीदते हो। कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ के इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ के कल्चरल सेंटिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स के भी होते हैं। अब लेट सपोज आपने एक कंपनी का XYZ कंपनी का शेयर खरीदा, आपने कहा यार ये कंपनी ना एथिकली बड़ी स्ट्रांग है और ये सारी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके शेयर खरीद लेता हूँ। कल को आपको न्यूज आती है और पता चलता है कि इस कंपनी ने कोई फला कंपनी को अक्वायर कर लिया,
या फला कंपनी ने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया, ये कॉन्सेप्ट होता है एक्विजिशन का, जिसमें एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को खा जाती है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मर्ज का, कि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी का मर्ज कर लिया, दोनों सिमिलर स्टैंडिंग होती है, मिलकर एक दूसरी कंपनी बना लेती है, ठीक है। तो एक्विजिशन की एग्जांपल क्या है, उबर करीम, ठीक है। आपको याद होगा कि सरप्राइजिंग था कि उबर ने करीम को अक्वायर किया था, सही है, क्योंकि करीम जो है उस वक्त ज्यादा एक्सपेंसिव थी और ज्यादा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उबर ने करीम को अक्वायर किया था। लेकिन खैर अभी कराची में उबर ऑपरेट नहीं कर रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त अक्वायर किया था, मर्ज नहीं किया था। आप लोगों ने फूड पांडा का नाम सुना है? फूड पांडा का नाम सुना है? ई टोय का नाम सुना है? नहीं सुना। ई टोय पहले आई थी, ये जो सर्विस थी ना खाना मंगवाने की, तो पहले थी ई टोय, पहले है ई टोय, फिर उसके पीछे आई फूड पांडा। फूड पांडा के पास इतने फाइनेंसेस थे, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया, उन्होंने ई टोय को अक्वायर कर लिया, ई टोय को अक्वायर करके बंद कर दिया, कंपटीशन खत्म, वही ना मोनोपोलाइजेशन वाली। फिर फूड पांडा ने बोला अब मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, लूटो सबको, ठीक है, तो यही तो कर रहे वो। तो खैर ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका एक स्टेक होल्डर, इनका एक स्टेक ये भी होता है कि कोई कंपनी ना, हमारी जो कंपनी है वो किसी और कंपनी को अक्वायर ना कर ले, या उसके साथ जगह मर्ज ना हो जाए, क्योंकि देयर इज अ चांस कि आप इस कंपनी के साथ तो, इसके मिशन के साथ तो जुड़े हुए हो, लेकिन उस कंपनी के मिशन के साथ आपका मिशन अलाइन नहीं होता, तो फजूल में आपके सर पे आई ना कंपनी, कि आप शेयर होल्डर इसके थे, अब आप उसके भी शेयर होल्डर हो गए, आप नहीं चाहते थे। तो ये भी एक छोटा सा स्टेक होता है, अगर कोई एमसीक्यू में पूछ ले तो बता देना, यहाँ पे लिखा हुआ है, सही हो गया। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क समझ आ गया, डन। अब मैं सब स्किप करा के आपको एक जगह पे लेके जा रहा हूं, उसके बाद में सारी चीज आपको बताऊंगा। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 14, याद आ रहा है? मेन स्टेक होल्डर्स वर्सेस कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, सही है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर इस बुक को रीड करेंगे, इसमें कुछ गलतियां हैं, आप खुद समझोगे कैसे। मेन स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग करते हैं, याद आ रहा है? मिशन, विजन, गोल्स, वो डिसाइड करे थे, तो वो भी डिसाइड करे थे तो बाकी चीजें भी डिसाइड करेंगे। तो मेन स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में डिसीजन मेकिंग करते हैं। डेफिनेशन मिल गई? सर मेन स्टेक होल्डर्स होते कौन है, कैटेगरीज में कौन आएंगे? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने देखा ना, एनुअल जनरल मीटिंग में थे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे? वो डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। तो उसमें कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सही है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिसीजन मेकर्स हो गए, लेकिन इनके डिसीजन को कौन चैलेंज कर सकता है? ओनर्स, शेयर होल्डर्स। तो तीन मेन हो गए। एक हो गया आपके पास जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और एज शेयर होल्डर्स आपके पास मेन स्टेक होल्डर्स हो गए। कनेक्टेड, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो डिसीजन मेकिंग नहीं करते लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। तो इसमें क्या आएंगे? बाकी सारे आ जाएंगे, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर, लेंडर, गवर्नमेंट, सही है, लोकल कम्युनिटीज। हाँ, इन्फ्लुएंस, असर, असर इंपैक्ट करना, मैं बताऊंगा, इसकी एग्जांपल देता हूं। इन्फ्लुएंस, गुड क्वेश्चन। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इंपैक्ट क्रिएट करना, असर करना, मुतासर करना, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मेन स्टेक होल्डर, कनेक्टेड स्टेक होल्डर। वहां पे बात लिखी थी कि मेन स्टेक, कनेक्टेड स्टेक होल्डर में क्या लिखा हुआ था हमने? वहां पे लिखा था कि हाउएवर उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है बाकी स्टेक होल्डर्स की वजह से, लिखी हुई थी बात। अब यहाँ पे देखो, अब गलतियां क्या है मैं बताता हूँ, देखो पढ़ना शुरू करते, लिखा हुआ है मेन स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल, आर दोज हु एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस। सर ये तो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ डिसीजन मेकिंग की बात नहीं है। अगर डिसीजन मेकिंग कहीं नीचे नहीं लिखा होता ना तो मैं यहाँ पे ऐड करवाता, लेकिन आगे लिखा हुआ है, तो आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर इन अ कंपनी आर यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरी पहली दूसरी जो बात है वो प्रूव हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होते हैं तुम सबको पता है, बुक ने बताया ना, हमने तो नहीं बताया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। ये जो लिखा है ना पॉसिबली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, काट दो। ये जहां पे भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं ना, इन्होंने अलग से कैटेगरी क्रिएट की हुई है, हम लोगों को नहीं पढ़ने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, सही है, ये काट दो पॉसिबली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है? दीज आर द इंडिविजुअल्स, these are the individuals with the power to make the most decision of the company। डिसीजन मेकिंग आ गई, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन। पहली लाइन में हमने पढ़ा के लिखा हुआ है कि ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मेन स्टेक होल्डर्स, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। फिर अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि ये वो डिसीजन मेक, ये वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। दोनों बातें आ गई। आगे चलते हैं, शेयर होल्डर वाली बात रह गई।
मैंने 3 बातें बताई थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। नीचे लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स विल ऑफन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ देयर शेयर होल्डर्स, स्पेशली देयर लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, बिकॉज शेयर होल्डर्स कैन टेक सम एक्शंस। इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, डायरेक्ट एक्शन ले रहा है, सही है, एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स इफ दे आर डिससेटिस्फाइड। तो शेयर होल्डर्स भी कौन कौन हो गए, मेन स्टेक होल्डर्स हो गए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, वो सीधा सीधा एक्शन ले रहे हैं, तो डिसीजन मेकर हो गए ना। तीनों बातें आ गई जो हमने तीनों बातें डिस्कस की थी। मेन स्टेक होल्डर कंप्लीट हो गया, एक बेकार की लाइन थी कटवा दी, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ब्लंडर्स चेक करना अगले बार। अदर स्टेक होल्डर ग्रुप्स अदर देन डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स फिर काट दो, ये सीनियर मैनेजर्स वर्ड हमें अपनी डिक्शनरी में रखना ही नहीं है, ठीक है। अदर देन डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स, लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। फिर से सीनियर मैनेजर वर्ड काट दो, तो इसको वापस से पढ़ते सीनियर मैनेजर के हटा के। अदर स्टेक होल्डर्स अदर देन डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है द टर्म कनेक्टेड स्टेक होल्डर मीन्स स्टेक होल्डर हु, पहला, इज नॉट अ डिसीजन मेकर। देन दूसरा देखो क्या लिखा है, बी, अगर मैं ये लाइन इंक्लूड करता हूं तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लाइन इंक्लूड करता हूं एम्प्लॉइज बेचारे कहां जाएंगे? मतलब जिसको मौका मिलता है एम्प्लॉइज को हटा देता है। एम्प्लॉइज कहां जाएंगे? अगर मैं ये लाइन लिखता हूं तो एम्प्लॉइज ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, तो कहां जाएंगे? तो इस लाइन को काटो, बी लाइन को काट दो, हमें एम्प्लॉइज को रखना है, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है द टर्म कनेक्टेड स्टेक होल्डर मीन्स स्टेक होल्डर्स हु इज नॉट अ डिसीजन मेकर, और सी इज नेवरदलेस वेरी इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसीजंस को और ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो वो कौन होता है? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। इस एग्जांपल लेते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में एजेंडा होते हैं, ठीक है, एजेंडा 1 2 3 4 डिस्कस हो गए सारे, फिर एंड में होता है अदर एजेंडा। जो एंड में अदर एजेंडा है उसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली जो भी आपके माइंड में टॉपिक्स आ रहे होते हैं, जो आपने प्रिपेयर किए होते हैं अदर देन मीटिंग, आप डिस्कस करते हो। तो उसमें एक डायरेक्टर है, उसने बोला यार कि हमारी कंपनी में एक XYZ एम्प्लॉई है, बड़ा ही जो है ना हार्ड वर्किंग है और बड़ा ही जो ना प्रोडक्टिव है, उससे बड़ा हमें फायदा होता है। मसला सारा ये है कि काफी टाइम से हमने उसको इंक्रीमेंट वगैरह दिए नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग को सुनने में आ रहा है कि हमारे कंपेटिटर्स के पास जा रही है। सारे डायरेक्टर्स क्या यूनानिमसली बोले कि भाई इसको रोको, इसकी प्रमोशन करो, इसकी इंक्रीमेंट करो, इसको गाड़ी ऑफर कर दो, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए। तो एक बंदा एक अपने डेस्क पे बैठ के इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि डायरेक्टर सारे एजेंडा को छोड़ के उस एजेंडा को डिस्कस कर रहा है अदर एजेंडा में, तो इसका मतलब है कि वो इन्फ्लुएंशियल तो है, तो इसका मतलब है कि उसने डिसीजन मेकिंग नहीं की, लेकिन इन्फ्लुएंस कर दिया डिसीजन मेकिंग को एम्प्लॉय को कटा रहे थे बेचारे को, हमने एग्जाम्पल में ले लिया, सही। एक और, गवर्नमेंट जब मीटिंग होने वाली थी उससे पहले ये नहीं पता था कि एक नया कानून आने वाला है, एक नया कानून आने वाला है जो आपके डायरेक्टली बिजनेस को वो करता है, इम्पैक्ट करेगा, सही है। तो आपने क्या कहा, चलो अलग से एजेंडा नहीं बनाते, अदर एजेंडा में इसको डिस्कस कर लेंगे। जब मीटिंग में पता चला कि भाई गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी निकाली है और ये हमारी इंडस्ट्री पे अप्लाई होती है, तो इससे पहले छापे पड़ना शुरू हो, आप ये सारी चीजों को पहले ही कर दो, ये टास्क इस बंदे को दे दो, और ये बंदा हमें रिपोर्ट कर देगा 1 हफ्ते के बाद। उस बंदे ने बोला ठीक है, मैंने भाई ये डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करा दिए, अब ये चीज रिजॉल्व हो गई है। तो सारे काम छोड़कर आप क्या करेंगे, उस काम पे लग गए, इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर दी। तो ये कौन हो गए? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। अब मजे की बात, इन्होंने बी पॉइंट में एम्प्लॉयज कटाए थे, नीचे आ जाओ, मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी, बी में एम्प्लॉयज रखा हुआ है और वहां बी से कटा दिया, और ए में रखा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एक जगह तुम कह रहे हो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होता है, तुमने मेन में भी रख दिया, कनेक्टेड में भी डाल दिया, तो यहां से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उड़ा दो। हाँ, आगे ब्रैकेट में फुल टाइम तो लिखा हुआ है, परमानेंट का फुल टाइम, परमानेंट का देखो, परमानेंट का मतलब ये थोड़ी तो जिंदगी भर साथ निभाना है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट पे, एक होता है परमानेंट। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी कंपनी है, उसको बंदे पे यकीन नहीं है तो वो पता क्या करेगी, उसको जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी 6 महीने 1 साल का, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म होगा, फिर देयर अ चांस कि उसको निकाल दें, या उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दें, या फिर उसको परमानेंट कर दें। जब परमानेंट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कंपनीज में जैसे जॉब कर रहे होते हैं ना, तो अगर वो उसका कंडक्ट सही होगा तो उसको इंक्रीमेंट होगा, उसकी जॉब आगे बढ़ेगी, लेकिन उसका कंडक्ट सही नहीं होगा तो 3 महीने का नोटिस पीरियड, उसके बाद फारिग। ये होती है परमानेंट की इज्जत, वो नहीं 3 डेट में परमानेंट हूँ सर,
तो था क्या, लाइब्रेरियन था ना, एम्प्लॉय था। तो परमानेंट का मतलब फुल टाइम होता है, सही है। वो परमानेंट नहीं होता कि यार तो जिंदगी भर अब तुम्हें यही रहना है, तुम ठंड मचाओ कोई टेंशन नहीं तुम्हें बेटा, कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा, ऐसे कुछ नहीं होता, सही है। ये बात समझ आ गई। तो अब मैंने जितनी चीजें कटवा दी ना, इससे एक दफा फिर से एक दफा देख लोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल चीजें समझ आ जाएगी। एक दफा फिर देख लेते हैं। द टर्म कनेक्टेड स्टेक होल्डर मीन स्टेक होल्डर हु इज नॉट अ डिसीजन मेकर is nevertheless very influential in shaping the future of the organization. इसमें कौन कौन आ जाते हैं, एम्प्लॉइज, की सप्लायर्स और कस्टमर्स। ये हो गया पूरा लाइन। कनेक्टेड स्टेक होल्डर और मेन स्टेक होल्डर में कोई मसला जी? नॉन नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते। कहाँ पे? मेन, ये कनेक्टेड में ना, वो तो मेन में चले गए ना। मैंने कुछ को मेन में रख दिया, कुछ को कनेक्टेड में रख दिया, खत्म। वो मेन में चले गए ना, वो डिसीजन मेकर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डिसीजन मेकर्स लिखा हुआ है ना, कि देखो ना ये क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड में लिखा है कि डिसीजन मेकिंग नहीं करते, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में फॉल नहीं करते। लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग तो नहीं करते लेकिन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जो ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसको तो इन्फ्लुएंस वैसे ही आ जाता है। तो पॉइंट ए की वजह से ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने लिखा। फेयर इनफ, डन। करेंगे करेंगे अभी। हाँ बिल्कुल, हाँ सब रीड करना है, वो सब रीड करना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। सर हमने पहले क्या किया, स्टेक होल्डर्स को पढ़ा एक एक करके। फिर हमने क्या किया, स्टेक होल्डर को कैटेगराइज किया, इंटरनल एक्सटर्नल आसान था। मेन कनेक्टेड में थोड़े से कंफ्यूजन थे लेकिन अब वो क्लियर हो गए। मेन कौन, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, और जो कनेक्टेड होते हैं वो कौन, जो डिसीजन मेकिंग नहीं करते लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, परमानेंट हो, फुल टाइम हो, क्या फर्क पड़ता है, सही है। मेन में कौन होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कनेक्टेड में कौन हो गए, बाकी सब। देन सही है। सर एक और कैटेगराइजेशन मौजूद है जिसमें आप अपने शेयर होल्डर्स को फिट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, इसका एक और नाम भी है पावर इंटरेस्ट ग्रिड, इसका एक और नाम भी है पावर इंटरेस्ट इंडेक्स। सही है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। सही है। वो काम क्या है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज कर सकते हो। आप अपने स्टेक होल्डर को कैटेगराइज कर सकते हो या पोजीशन कर सकते हो इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन कौन सी बन सकती है, नंबर 1 पावर भी ज्यादा हो, इंटरेस्ट भी ज्यादा हो। नंबर 2 इसका ऑपोजिट, पावर भी कम हो, इंटरेस्ट भी कम हो। नंबर 3 पावर ज्यादा इंटरेस्ट कम, इसका रिवर्स, पावर कम इंटरेस्ट ज्यादा। 4 हो गई, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं होती, 4 कैटेगरीज। सही है। अब इसे समझने के लिए आपके पास एक ये ग्रिड मौजूद है, नजर आ रही है। पहले में क्या है, पावर ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है। लास्ट में देखोगे पावर कम है, इंटरेस्ट कम है। मिड में देखोगे तो एक में पावर ज्यादा है, एक में इंटरेस्ट ज्यादा है। देख लो इसे, ठीक है। अब इस बॉक्स को जब तुम देखते हो, ग्रिड को जब तुम देखते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में आपके सवाल के जवाब देता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद। जब तुम इस ग्रिड को देखते हो, ठीक है, तो बराबर में जो तुम्हारे पास स्ट्रेटेजीज नजर आ रही है, तो पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर किसी स्टेक होल्डर की पावर ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, यू मैनेज देम क्लोजली। सही है, आप उनको रेगुलर बेसिस पे उनको मैनेज करो क्लोजली। कैसे करना है, क्या करना है, इस पे बात करते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, पावर ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है। तो इंटरेस्ट कम है, पावर ज्यादा है, कि अगर इनका इंटरेस्ट बढ़ गया तो ये पावर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इनका इंटरेस्ट कम है, इनको सिर्फ सेटिस्फाई कर दो। इनकी पावर ज्यादा है लेकिन अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो जब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जब इनको पंचायत ही नहीं है, तो क्या करो, सिर्फ उनको सेटिस्फाई कर दो, कि ऐसा ना हो कि इनको पंचायत हो जाए। तीसरा क्या है, पावर कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है। सही है, मतलब कर कुछ नहीं सकते लेकिन बोलना है, कुछ ना कुछ बात फैलानी है। तो ये क्या कौन हो जाएंगे, इनको क्या करो, इनको इन्फॉर्म कर दो। दे क्रेव फॉर द इंफॉर्मेशन, इनको इन्फॉर्मेशन दे दो। सही है। लास्ट में क्या है, पावर भी कम है, इंटरेस्ट भी कम है, बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, तो इनको क्या करो, इनको सिर्फ मॉनिटर करते रहो। तो मॉनिटर करते रहो, ऐसा ना हो कि इनकी पावर या इंटरेस्ट बढ़ जाए, कल को पता ना चले। हल्के में नहीं लेना, मॉनिटर करते रहो लेकिन कुछ करो नहीं। देन ये समझ आ गया। अब इसमें एक दो चीजें मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास बुक है तो लिख लें। पहली बात, जिनकी पावर ज्यादा होती है और इंटरेस्ट ज्यादा होती है, ऑफिशियली इनका एक नाम है, ऑफिशियली इनका एक नाम है, इन्हें कहते हैं की प्लेयर्स। जिनकी पावर और इंटरेस्ट ज्यादा होती है उसके पास लिख लो,
जिनकी पावर और इंटरेस्ट ज्यादा है, पावर ज्यादा है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, इसे कह दो की प्लेयर्स। सही है। ये जो सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं तुम्हें सारे सिर्फ इसके एलिमेंट्स बता रहा हूँ। जिनकी पावर ज्यादा है, जिनकी इंटरेस्ट ज्यादा है, इन्हें हम कहेंगे की प्लेयर्स, ठीक है। सर बाकी तीन का भी कोई नाम है? नहीं। अभी मैंने क्यों बताया, एमसीक्यूज में आ सकता है कि की प्लेयर्स किसे कहते हैं, चार ऑप्शन दे दिए। अब दिमाग तो ये कहता है हाई पावर हाई इंटरेस्ट, लेकिन किसने लिख दिया कि भाई की प्लेयर है तो शायद उसकी पावर ज्यादा हो इंटरेस्ट कम हो, लिख सकता है, गलत टिक कर सकता है ना, तो अब नहीं गलत टिक करेगा। डन। बाकी तीन के कोई नाम नहीं है। सही है। अच्छा, जिनकी पावर ज्यादा है और इंटरेस्ट ज्यादा है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि इनको मैनेज करते हैं क्लोजली। इसके लिए एक और टर्म है, मैनेज क्लोजली की एक और टर्म है मैक्सिमम एफर्ट्स। तो लिखा ना मैनेज क्लोजली, इसके आगे स्लैश लगा के लिख दो मैक्सिमम एफर्ट्स। लो पावर लो इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, मिनिमम एफर्ट्स। तीन चीजें ऐड करवाई मैंने एक्स्ट्रा। बीच में कुछ भी नहीं। लो पावर लो इंटरेस्ट का हो जाएगा मिनिमम एफर्ट्स, लो पावर लो इंटरेस्ट। डन हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? अब सुनते रहना। लो पावर लो इंटरेस्ट का होगा मिनिमम एफर्ट्स, हाई पावर हाई इंटरेस्ट में आपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाई, और इसमें लो। अब देखो ये जो मैंने दूसरा नाम लिखवाया ना, तो ये अलाइन कर देगा, स्ट्रेटेजी सुनते रहना। हाई पावर हाई इंटरेस्ट है, कीप मैक्सिमम एफर्ट्स। हाई पावर लो इंटरेस्ट है, कीप सेटिस्फाइड। लो पावर हाई इंटरेस्ट है, कीप इन्फॉर्म्ड। लो पावर लो इंटरेस्ट है, कीप मिनिमम एफर्ट्स। सब एक अलाइंड हो गए, समझ आ गई बात? अब इसको समझते हैं कॉन्सेप्चुअली, आपको सारे एलिमेंट समझ आ गए, आपको पता चलिए कौन सी चीज कहाँ फिट होती है। कॉन्सेप्चुअली समझे। पहला कॉन्सेप्ट, आप इस कॉन्सेप्ट के नीचे एक लाइन में लिख दें कि कोई भी एक स्टेक होल्डर परमानेंटली एक ग्रिड में नहीं हो सकता। कोई भी एक स्टेक होल्डर परमानेंटली एक ग्रिड पे नहीं हो सकता, वो चेंज करता रहेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। ये मत लिखना, बस ये लिख दो कि परमानेंटली कोई एक पे स्टे नहीं करेगा। लिखो, ये लिख, मैं बताता हूँ। नो, नॉट अ सिंगल, लिखो नॉट अ सिंगल स्टेक होल्डर, नॉट अ सिंगल स्टेक होल्डर stays stays in the one grid of power interest matrix। सही है, stays in the one grid, any one grid of power interest matrix, वेरी करता रहता है, ठीक है। अब ये बात को मैं समझाता हूँ, ये बात समझ आ गई? अब तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा ना कि जैसे लेट्स सपोज हमने कुछ स्टेक होल्डर्स को इंटरनल कैटेगराइज किया था, कुछ को एक्सटर्नल किया था, कुछ को मेन में किया था, कुछ को कनेक्टेड में किया था, तो आपके माइंड में ये था कि लेट्स सपोज कुछ स्टेक होल्डर्स को मैं हाई पावर हाई इंटरेस्ट में रख दूंगा, कुछ को हाई पावर लो इंटरेस्ट में, इस तरीके से कैटेगराइज कर दूंगा। तो यहाँ पे टेक अवे ये है कि कोई भी एक स्टेक होल्डर किसी एक ग्रेड में नहीं रह सकता परमानेंटली, वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये बात तुम्हें एलिमेंट समझ आ गए, तुम इनकी ट्रीटमेंट समझ आ गई, अब जरा स्टेक होल्डर्स को इन पे चलाते हैं। पहला स्टेक होल्डर जो की प्लेयर है। की प्लेयर कौन होता है? जो कंपनी को चला रहा होता है। ओनर्स देखो, ओनर जो होगा ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होगा। कंपनी में होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं उनको सैलरी भी ज्यादा मिलती है, उनकी पावर भी ज्यादा, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। इंटरेस्ट क्यों ज्यादा होता है? इनकी सैलरी ज्यादा है, इनका करियर प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, इनको स्टेटस ज्यादा है, इनको पावर अथॉरिटी ज्यादा है, तो इनकी इंटरेस्ट भी ज्यादा है, इनका पावर भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम इनको मैनेज करते हैं क्लोजली। कैसे क्लोजली मैनेज करेंगे? कि इनकी एक्टिविटीज को देख रहे होंगे, जो भी ये टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, ये रिपोर्ट कर रहे होंगे, ये मीडिया पे कौन आता है? कंपनी के सीईओज आते हैं, सीएफओज आते हैं, सीईओज आते हैं, तो ये इनको मैनेज किया जाता है क्लोजली बेसिस पे। क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके नीचे कोई भी काम नहीं करेगा, और कंपनी जो है बंद हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इनको क्लोजली मैनेज किया जाता है। यूजुअली ये होते हैं हाई पावर हाई इंटरेस्ट पे, तो ये की प्लेयर्स होते हैं। डन हो गया। लो पावर लो इंटरेस्ट पे यूजुअली कौन होते होंगे? यस, एम्प्लॉय। और कौन से एम्प्लॉय? खासतौर पे लो लेवल एम्प्लॉय। अगर मैं कहूँ लेट सपोज जेंटोरियल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, वो कहाँ होगा? लो पावर लो इंटरेस्ट पे। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से आपके प्लांट में
आपकी जो फैक्ट्री में एक प्लांट था, वहां पे प्रोडक्शन चल रही थी, वहां पे बहुत सारे लेबर काम कर रहे थे, लो लेवल थे, अनस्किल्ड एम्प्लॉय थे। हुआ ये, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय जो है उसको इंजरी हो गई। ठीक है, जैसे ही उसको लगा, आपको तो पता है, उसने जो ड्रामे से रोना शुरू किया है, मैं मर गया, मैं क्या काम करूंगा, मैं तो कुछ काम के लायक नहीं रहा, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, अब किसको खिलाऊंगा, मैं सारी चीजें एक्टिंग शुरू कर दी। अब जब उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो क्या हुआ, सुनना। तो हुआ ये कि ये लो पावर लो इंटरेस्ट पे था, इसकी पावर भी बढ़ गई और इसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया। पावर कैसे बढ़ गई कि अभी कंपनी पे केस फाइल कर सकता है, ठीक है, कंपनी को जो है वो डिफेम कर सकता है। और इसका इंटरेस्ट कैसे बढ़ गया, पैसे मिलेंगे इसके बदले। सही है। तो इसने ड्रामे किए। अब सोचो कि एक जो वो था, लेबर था, जिसको मॉनिटर कैसे करते थे, आता था, टाइम इन लगाता था, टाइम आउट लगा के चले जाता था, ठीक है ना, ये मॉनिटर कर रहे थे। अब क्या करेंगे, उसको मैनेज क्लोजली कैसे करेंगे। जो जिस फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट हुआ है वहां का ऑपरेशंस मैनेजर आ जाएगा, जिस प्लांट में एक्सीडेंट हुआ उसका प्रोडक्शन मैनेजर आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एचआर का बंदा आ जाएगा, क्योंकि उसने उसने हायर किया था ना। तो एचआर रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा कि यार क्या हुआ, कौन बंदा है, इसकी फैमिली में कौन है, नेक्स्ट टू किन, किसको फोन करना है, क्या करना है। तो वो आ जाएगा, उसके पास सारी डिटेल्स होंगी। फिर उसके बाद फाइनेंस ऑफिस इन्वॉल्व हो जाएगा, इसको पैसे वैसे देने होंगे, हॉस्पिटल लेके जाना होगा, तो वो डिपार्टमेंट शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद लीगल डिपार्टमेंट शामिल हो जाएगा कि यार ऐसा ना हो कि कोई हम पे केस फाइल कर दे तो हमारे पास काउंटर वगैरह मौजूद हो। तो ये सारी चीजें। फिर क्या होगा कि इसको इसको जो है मरम पट्टी करवा के इसको पैसे वैसे देने के बाद इससे क्या साइन करा लेंगे, एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ तुम किसी को नहीं बता सकते, बदले में हम तुम्हें एक्स वाई जी अमाउंट दे रहे हैं। गरीब आदमी था, बिक गया, दे दिए पैसे। अब उसके बाद अब वो कुछ भी करेगा ना, वो नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि उसकी कोई जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, फिर से लो पावर लो इंटरेस्ट। पहले क्या था, लो पावर लो इंटरेस्ट, एक एक्सीडेंट हुआ, हाई पावर हाई इंटरेस्ट पे, जैसे ही उसका केस रिजॉल्व हो गया, लो पावर लो इंटरेस्ट। तो मैंने क्या, सिचुएशन के हिसाब से ये वेरी कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमने गवर्नमेंट की एग्जांपल ली थी। गवर्नमेंट का यूजुअली हाई पावर होता है और लो इंटरेस्ट होता है। गवर्नमेंट के पास जो है इतना टाइम नहीं होता, उनके पास और भी बहुत सारे काम करने के होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर कंपनी में जाके वो छापे मारे। वो सैंपल बेसिस पे छापे मारते आते हैं ना, पुलिस वाले जो सैंपल बेसिस पे छापे मारते हैं, तो सैंपल बेसिस पे। तो हुआ ये कि एक नया लॉ पास हो गया, जिसकी वजह से जो आपकी इंडस्ट्री है ना, उसकी जितनी भी कंपनीज है ना, उन पे जो है ना ये अप्लाई होना है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम जो ना अगले 2 महीने तक जो ना डिफरेंट कंपनीज के छापे मारेंगे। तो पहले जो गवर्नमेंट थी वो कहती हाई पावर लो इंटरेस्ट थी। अब जैसे ही कानून चेंज हुआ ना, तो आपकी इंडस्ट्री सिमिलर होने की वजह से उसका इंटरेस्ट आपकी कंपनी में बढ़ गया, आज आई कल आई। तो आप क्या करोगे, फॉरेन से अपने एम्प्लॉयज को क्या करोगे, लगाओगे, उनको क्या करोगे, बोलोगे भाई ये फाइल मेंटेन करो, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन उनको पूरा करो, जो भी सब्सक्रिप्शन फीस है वो भर कर आओ, जितनी भी अटैचमेंट है वो करवाओ। 1 महीने तक आपने क्या किया, सबको इन क्लोजली मैनेजमेंट पे लगा दिया। और जब फाइल रेडी हो गई, सबमिट हो गई, गवर्नमेंट आ गई, इंस्पेक्शन कर लिया, पैसे दे दिए टैक्स के, ठीक है, तो सारी चीज आपने जब दे दी, तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट बोले ठीक है सब कुछ बेहतरीन है, अब हम अगले साल आएंगे तुमसे जो है पैसे लेके जाएंगे हलाल वाले। तो वो पैसे लेके चले गए, और उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो गवर्नमेंट है वो हाई पावर पे रह गया और उनका इंटरेस्ट लो हो गया। सिचुएशन डन है। फिर इसमें आपके पास ये आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ऐसे कौन से वो लोग हैं जो लो पावर और हाई इंटरेस्ट पे होते हैं, आप मुझे इसका जवाब दें। एम्प्लॉयज होते हैं, और एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज और कस्टमर्स। कस्टमर्स कस्टमर्स को सबसे ज्यादा पंचायत है। इसकी एग्जांपल, एक सुबह, बल्कि सुबह नहीं, 12 बजे हम सबके मोबाइल पे मैसेज आता है बाइकिया की तरफ से, याद होगा आप सबको, पाकिस्तान का। तो जब मैसेज आया सबको, सब लोगों ने क्या किया, मीम बनाना शुरू कर दिए, बाइकिया पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, सबने जो ना अपने स्टेटस शेयर किए। और फिर जो मीमर्स थे उनको कंटेंट मिल गया, व्लॉगर्स को कंटेंट मिल गया, टिकटॉकर्स को कंटेंट, सब लोगों ने उसको कैपिटलाइज किया। इंटरेस्ट ना, हम सबके अंदर एक फुप्पो है, सब लोग शुरू हो गए, मैंने भी स्टेटस लगाया, सबने स्टेटस लगाया, तफरीयां की। पावर क्या थी, फिर मुझे क्लास लेने आना था 2 बजे, मैं बाइक पे बैठ गया था। क्या कर लिया, चलो ये एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, पता चला किसने फैला दिया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमको मजा आता है ना, कहीं से भी आती है, उड़ती उड़ती हम लोग खुश हो जाते हैं। अचानक से किसने बोल दिया कि भाई जो लेज है ना उसमें खंजीर का गोश्त, मतलब वो जो चर्बी इस्तेमाल होती है।
सब लोगों ने लेस को बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो, इंटरनेट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो सोशल मीडिया पे देखा ना, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे, हम लोग क्या करते हैं, उसको पत्थर की लकीर मान लेते हैं। फिर हुआ ये, फिर उनको बाकायदा एक ऐड बनानी पड़ी, जिसमें जुनेद जमशेद साहब जब हयात थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेस का पैकेट खोला और एक लेस कंज्यूम करके बता दिया कि भाई 100% हलाल है। जब उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट निकाली, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो उनके अगेंस्ट में थे, उन्होंने बोला कि नहीं यार हम इस पे अग्री नहीं करते। कुछ लोग उनसे सेटिस्फाई हो गए, एग्री कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे किसको याद है कैंपेन? सब लेस खा रहे हैं, किसी को नहीं पता। आपको पता है कि बहुत सारे ओरियो हराम है। जो इंटरनेशनल ओरियो होता है पाकिस्तान में तो कुछ भी, सब कुछ लोकल है। हलाल हराम तो दूर की बात है, पता नहीं खा क्या रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि जो इंटरनेशनल जो ओरियोज होते हैं ना, उसमें अगर ओरियो पे हलाल नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर वो हराम है। क्योंकि ओरियो की वेबसाइट पे ट्वीट किया था उन्होंने कि ये हलाल नहीं है। तो हलाल का मतलब ये थोड़ी खाने के लायक नहीं है। हलाल का मतलब ये होता है कि जो हमारे मुस्लिम स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें लेट्स सपोज जो जो गोश्त या फिर कोई भी उसकी चर्बी इस्तेमाल होती है, वो हमारे लिए हराम है। और दूसरा, जो हलाल गोश्त भी है या चर्बी है, उसके जानवर को ज़िबा किया हो। तो ये दो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंटरनेशनली हलाल या हराम डिफाइंड होता है। तो उनके लिए वो हलाल है, नॉन मुस्लिम्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो जो है वो आप नहीं खा सकते। तो एक बात है ना कि किसको फर्क पड़ता है, सब खाते पीते रहते, किसी को कुछ वही नहीं ना। तो इंटरेस्ट है सबका, लेकिन पावर किसी की भी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाई लो पावर और हाई इंटरेस्ट। तो ये आपके पास आ जाता है। तो ये आपको समझ आ गई, ग्रेट। ठीक है। तो आपके पास एमसीक्यूज में सवाल आएंगे ना, तो यकीन जाना, पता है क्या सवाल आएंगे कि भाई हाई पावर है, हाई इंटरेस्ट है, तो क्या करें? तो बोलोगे मैनेज क्लोजली। बोलेंगे लो पावर है, हाई इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे? इन्फॉर्म। ये वाले एमसीक्यूज आते हैं। ये नहीं आते कि कौन सा स्टेक होल्डर कहाँ मौजूद है। तुम अभी जाओ और तुम स्टेक होल्डर्स के बारे में, सॉरी, ये जो हाई पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स के बारे में जितना गूगल करना ना करो, किसी भी वेबसाइट पे एब्सोल्युटली नहीं बताएगा कौन सा स्टेक होल्डर कहाँ पे फॉल करता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें क्या बता दी, वर्डिक्ट दे दिया कि कोई भी स्टेक होल्डर परमानेंटली किसी एक स्लैब पे नहीं रह सकता। वो वेरी करता सिचुएशन टू सिचुएशन। ये समझ आ गई आपको बात? तो इस तरीके से हमने अपने स्टेक होल्डर्स को कंप्लीट किया। स्टेक होल्डर्स को हमने पढ़ा उनके स्टेक्स के हिसाब से, स्टेक होल्डर्स को हमने पढ़ा इंटरनल एक्सटर्नल के हिसाब से, स्टेक होल्डर को हमने पढ़ा मेन और कनेक्टेड के हिसाब से। फिर स्टेक होल्डर को हमने क्या किया, कैटेगराइज किया बेस्ड ऑन द पावर एंड इन्फ्लुएंस दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप लोगों को ऐसी चीज नहीं लगे कि आपने मिस आउट कर दी है। सारे स्टेक होल्डर्स को सिर्फ देखते हुए चलते हैं। कितने बजे तक क्लास है हमारी? खत्म हो गई? अच्छा बस, सॉरी यार, एक मिनट दे दो बस मुझे। देखो, शेयर होल्डर्स क्या है? प्रॉफिट्स और शेयर प्राइस, कैपिटल और प्रॉफिट्स, सही है। डिविडेंड पेमेंट, शेयर होल्डर को तो डिविडेंड चाहिए होती है ना। किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है? अ प्रपोज टेक ओवर बिड फॉर अनदर कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी। ये हमने डिस्कस किया था कि मैंने शेयर खरीदे कंपनी के और दूसरी कंपनी के साथ एक्विजिशन या मर्जर हो गया, तो मैं तो नहीं चाहता था हो, तो मेरा स्टेक इसमें भी इन्वॉल्व है। एम्प्लॉइज की बात करें तो एम्प्लॉइज में मैंने आपको बताया था सैलरी है, इसके अंदर पढ़ोगे ना तो अगर मुझे दिख जाए तो इसमें सैलरीज होती हैं और बाकी भी चीजें होती हैं, मुझे दिख नहीं रही फिलहाल। हाँ जी, यहाँ दिख जाएगी, सॉरी सर, यहाँ दिख जाएगी। देखो, पावर स्टेटस, करियर प्रोस्पेक्ट्स, जॉब सिक्योरिटी, सही है। फिर अगर मैनेजमेंट की बात करें, देखो पे, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब बताया था मैंने, सही है। एक्सटर्नल की बात करें, वो कहाँ चलेगा? एग्जीक्यूटिव कहाँ चलेगा? हाँ एग्जीक्यूटिव, सही है। एग्जीक्यूटिव में उनकी रेम्यूनरेशन, जिसमें बेसिक सैलरी, पेंशन राइट, कैश बोनसेस, शेयर इंसेंटिव्स, सही है। सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा था लेंडर्स। अब लेंडर्स में इन्होंने, हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट, सही है, और इंटरेस्ट की अमाउंट, ये रे। अब इतने बड़े पैराग्राफ में से दो बातें थी, ठीक है। इसके बाद सप्लायर पे आ जाए तो जैसे तीन बताए थे मैंने कि जो अमाउंट ओड है वो पे हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कस्टमर कंटिन्यू करते रहे खरीदना। और तीसरा क्या है कि उनको फेयर और एथिकल ट्रीट किया जाए, सही है। गवर्नमेंट की बात करें, हमने बताया था गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो, जीडीपी बेहतर हो। गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लो हो। गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी जितनी भी रेगुलेशंस होती है, जितने भी लॉज होते हैं, वो बिजनेसेस फॉलो करें। स्टेक होल्डर, ये डिस्कस किया था। कस्टमर्स में कस्टमर वैल्यू ले रहा होता है और कस्टमर सर्विस ले रहा होता है, यहाँ पे बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके ये रहा ना, डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज को वैल्यू मिले जिसकी वो प्राइस पे कर रहा है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं लोकल कम्युनिटीज की, तो लोकल कम्युनिटीज में देखो मेजर एम्प्लॉयर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो पोटेंशियल एम्प्लॉइज को जॉब मिल जाती है। और जो इर्द गिर्द के बिजनेसेस होते हैं,
The concerns for local community might be very strong. Business organization propose close down operation in the area. अगर बिजनेस बंद हो जाए तो इर्द गिर्द के बिजनेसेस को भी नुकसान होता है, ठीक है। जनरल पब्लिक के जो बहुत सारे पॉइंट बताते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई वो प्रमोट करे पब्लिक हेल्थ को, प्रोटेक्ट करे एनवायरनमेंट को, करप्शन को एलिमिनेट करे, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करे और मोनोपोलाइजेशन को खत्म करे। ये बातें लिखी थी हमने यहाँ पे आगे सारी, सही है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में हमने बता दिया। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इतना खास नहीं लिखा हुआ, हमने ज्यादा बेहतर पढ़ा है, इसमें कोई इतना पढ़ोगे ना तो ऐसे लगेगा कि जान छोड़ाइए, सही है। फिर मेन और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। किसी का कोई भी सवाल हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कोई ऐसा निकल कर आता है सर चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करा दे, मना नहीं करूंगा, प्लीज पूछना नहीं, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। किसने बोला सर एक लाइन समझा दे, बता दूंगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना और खुदा के लिए बुक रीड कर लेना जी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझ नहीं आया? तुम्हारी भी कितने बजे क्लास है अभी नेक्स्ट? 3:30 बजे ना? तो तुम एक काम कर लो कि क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझा दूंगा, मसला नहीं है, इन लोगों का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेट। कंपेटिटर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन कंपेटिटर्स एक दूसरे को अवॉइड इतना करते हैं ना कि स्टेक होल्डर बनते नहीं, वो अवॉइडेंस की वजह से होता है, ठीक है जी। हाँ हाँ, ज्यादातर बुलेट पॉइंट्स या फिर छोटे पैराग्राफ्स या फिर डेफिनेशंस, उन पे ज्यादा फोकस करो। हाँ ना 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 ना, वो डब्बा हटा दो। अच्छा, ऑनलाइन जिसने पूछा है स्टेक क्या होता है, स्टेक जो है ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंटरेस्ट को कहते हैं स्टेक। कि लेट सपोज आपका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट ये है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट मिले, तो आपका स्टेक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन से आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिले तो इंटरेस्ट आपका स्टेक हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एम्प्लॉय तो फर्म का अंदर वर्क कर रहा, सो बाय दे आर नॉट फॉर इंटरनल। पोटेंशियल एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि अभी वो एम्प्लॉय बना नहीं है, तभी उसको इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं कहते। वो पोटेंशियल रखता है एम्प्लॉय बनने का, जैसे ही वो एम्प्लॉय बन जाता है तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल स्टेक होल्डर कहलाएगा, एम्प्लॉय कहलाएगा। अभी वो लोकल कम्युनिटी का पार्ट है, अभी वो एम्प्लॉय बना नहीं है, जैसे एम्प्लॉय बन जाएगा तो वो इंटरनल स्टेक होल्डर हो जाएगा। सना एग्जीक्यूटिव क्या, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात कर रही हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात कर रही हो, एग्जीक्यूटिव का मीनिंग पूछ रही हो? काइंडली मुझे कंफर्म कर देना। चलिए बाकी सवालों के जवाब मैं आपको बाद में दे दूंगा। आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, और जितने भी सवाल हैं यहाँ पे के चैट में मौजूद हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में या फिर अगली क्लास में आंसर कर दूंगा, ठीक है। अभी टाइम कम है, दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, तो बाकी सारी जो चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।